हेलो डियर स्टूडेंट्स, इंजीनियर्स गेटवे के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर मैं ललित राठी एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी सब्जेक्ट की इस वीडियो में। जैसा कि आप जानते हैं, हमारा टारगेट है एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी के सब्जेक्ट का जो सिलेबस है फॉर द बीटेक, बीसीए एज वेल एज वीवीए, जो कि एकेटीयू यूनिवर्सिटी के द्वारा दिया गया है, उसको टारगेट करते हुए उसके पूरे सिलेबस को क्वेश्चन आंसर की फॉर्म में डिस्कस करना है। अब ये क्वेश्चन आंसर जो होंगे यहाँ पर, ये लॉन्ग क्वेश्चन आंसर की फॉर्म में हम यहाँ पर सिलेबस को डिस्कस कर रहे हैं। इससे पहले हमने यूनिट नंबर फर्स्ट को 10 क्वेश्चन की फॉर्म में कंप्लीटली कवर अप कर लिया है। उसके बाद आज हम यहां पर बात करने वाले हैं क्वेश्चन आंसर की जो फॉर्म है फॉर द यूनिट थर्ड, यानी कि यहां पर यूनिट नंबर थर्ड की हम यहां पर बात करेंगे क्वेश्चन आंसर की फॉर्म, क्योंकि यूनिट नंबर थर्ड में आपको टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन ही पढ़ना है। और इससे पहले जो जो यूनिट हमने कवर अप की है उसमें हमने टाइप्स ऑफ पॉल्यूशंस काफी जगह पढ़े हुए हैं, तो आप उसको रिकनेक्ट करके रिवाइज करके अच्छे से तैयार कर सकते हैं यूनिट नंबर थर्ड को। तो इस पूरी यूनिट नंबर थर्ड में अगर आपने हमारे सिलेबस डिस्कशन वाली वीडियो देखी होगी या फिर अपना सिलेबस आप लोगों ने देखा होगा, तो टाइप्स ऑफ पॉल्यूशंस हमें यहाँ पर पढ़ने हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हर बार की तरह आप वीडियो के लिंक को शेयर कर दीजिए अपने जितने भी सोशल अकाउंट्स हैं उन पर। अगर आपने पहली बार चैनल पर विजिट किया है बच्चा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि समय समय पर सारे नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। तो स्टार्ट करते हैं आज का यूनिट नंबर थर्ड का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? पहला क्वेश्चन अगर आप ध्यान से देखें तो आपसे पूछ रहा है कि व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ एयर पॉल्यूशन। एयर पॉल्यूशन के क्या क्या सोर्सेज हैं, एक्सप्लेन करना है उसके एयर पॉल्यूशन के कॉजेस को और उसके इफेक्ट्स को। तो क्वेश्चन का सिनेरियो ये है कि एयर पॉल्यूशन के क्या सोर्सेज हैं, इसके क्या कॉजेज हैं और क्या इफेक्ट्स इसके देखने को मिलते हैं, वो हमें यहाँ पर डिस्कस करना है। तो आई होप आप लोग पहली यूनिट की क्वेश्चन आंसर की सीरीज देखकर आए हैं। वहां पर आपको हमने डिस्कस किया था एयर पॉल्यूशन और उसके कुछ फैक्टर्स के बारे में भी मैंने यहाँ पर बात की थी, किस तरीके से वो अफेक्ट करता है। तो उसी को अगर आप रिकॉल करें तो आपको चीजें रिकॉल होना स्टार्ट होंगी और आपको समझ आएगा कि किस तरीके से आप इसका आंसर लिखेंगे। तो सबसे पहले, एयर पॉल्यूशन कम्स फ्रॉम मैनी डिफरेंट सोर्सेज एंड इट हैपन्स व्हेन हार्मफुल सब्सटेंसेज मिक्स विद द एयर। यानी कि जब हार्मफुल सब्सटेंसेज मिक्स होते हैं एयर के साथ, दैट मीन्स वो एयर को पॉल्यूट कर देते हैं, मेकिंग इट डर्टी एंड अनहेल्दी टू द ब्रीथ। वही एयर पॉल्यूशन कहलाता है। लेट्स ब्रेक इट डाउन इनटू द सिंपल कॉजेज एंड इफेक्ट्स। क्या कॉजेज हैं, क्या इफेक्ट्स हैं, अगर हम उनकी बात करते हैं तो वन बाय वन हम यहां पर डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले बात करेंगे कॉजेज ऑफ एयर पॉल्यूशन। कॉजेज ऑफ एयर पॉल्यूशन में अगर हम बात करें तो सबसे पहले आ जाता है व्हीकल। मोस्ट इंपॉर्टेंट, सबसे पहले व्हीकल्स को हमने इसलिए रखा है क्योंकि सभी लोग आज के समय में एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ में हैं, तो वहां पर एक व्हीकल जो है बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर अदा करता है। यानी कि एक स्टेटस सिंबल भी अब बनता हुआ जा रहा है व्हीकल। तो जैसे कार हो गया है, ट्रक्स हो गए हैं, बसेस हो गई हैं, रिलीज द गैसेज लाइक द कार्बन डाइऑक्साइड्स एंड अदर केमिकल इनटू द एयर्स। ये सब जब चलती हैं तो इसमें आपका डीजल, आपका पेट्रोल क्या होता है, बर्न होता है, जिस वजह से ये हार्मफुल गैसेज एयर में रिलीज करती हैं। दिस कम्स फ्रॉम द बर्निंग ऑफ द फ्यूल्स। और ये किस वजह से हो रहा है? फ्यूल के बर्न होने से, लाइक द गैसोलाइन और द डीजल्स और द पेट्रोल और अदर टाइप ऑफ जो आपके गैसेस हैं या फिर एनर्जी के सोर्सेज हैं जिसकी वजह से व्हीकल्स चलते हैं। तो वो आपका पहला कॉज हो जाता है एयर पॉल्यूशन का, जिसको रिड्यूस करने के लिए कहीं ना कहीं किसी हद तक जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं उनकी तरफ जो आपका ग्लोबल है, यानी कि पूरा देश विश्व है, वो जाने की कोशिश कर भी रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं सेकंड फैक्टर की, फैक्ट्रीज एंड द इंडस्ट्रीज। जो सेकंड कॉज है वो है फैक्ट्रीज एंड इंडस्ट्रीज। किस तरीके से? फैक्ट्रीज दैट मेक द प्रोडक्ट्स लाइक द क्लोथ्स, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड द फूड्स रिलीज द स्मोक, केमिकल्स एंड द पार्टिकल इनटू द एयर। यानी कि जब ये चलती हैं और इसमें जो प्रोडक्शन हो रहा है वो काम होता है, तो वहां पर एयर में ये केमिकल्स, ये हार्मफुल गैसेस रिलीज करती हैं जो कि एयर को पॉल्यूट करते हैं। आई होप दोनों पॉइंट्स, दोनों कॉजेस बहुत अच्छे से आपको क्लियर हो गए होंगे। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट कॉज है बर्निंग ऑफ द फॉसिल फ्यूल्स। जैसा कि व्हीकल्स में भी मैंने इसको बताया था, जो फॉसिल फ्यूल्स बर्न होते हैं वहां से भी आपका एयर पॉल्यूशन देखने को मिलता है। जैसे कि कोयला हो गया,
डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑयल्स हो गए, डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैसेज हो गई, जब इनको हम बर्न करते हैं तो बर्न फॉर द एनर्जी इन द पावर प्लांट्स में एनर्जी को जनरेट करने के लिए, हीटिंग के लिए, कुकिंग के लिए जब हम इनका यूज करते हैं, इनको बर्न करते हैं, तो दे रिलीज द हार्मफुल गैसेज लाइक द कार्बन डाइऑक्साइड एंड द सल्फर डाइऑक्साइड। तो ये रिलीज करते हैं एनवायरमेंट में, एयर में हार्मफुल कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड, और मेनी टाइप्स ऑफ हार्मफुल गैसेस रिलीज होती हैं, लेकिन दीज आर द टू मेन टाइप ऑफ गैसेस जिसको आप ग्रीन हाउस गैसेस भी बोल देते हैं, और ये अदर फैक्टर्स में भी आपको एनवायरमेंट को हार्म पहुंचाती हैं। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट कॉज नंबर 3 भी आपको क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं 4th की, एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर से किस तरीके से, जैसे आप दिल्ली के आसपास हरियाणा पंजाब में सुनते भी हैं कि वहां पर पुराली जला दी जाती है, तो उस पुराली से क्या होता है, एयर पॉल्यूशन बहुत ज्यादा मात्रा में दिल्ली में बढ़ जाता है। ठीक है, तो सम फार्मिंग एक्टिविटीज लाइक यूजिंग द फर्टिलाइजर्स, बर्निंग द क्रॉप्स, रिलीजिंग द गैसेज दैट पॉल्यूट द एयर सच एज अमोनिया एंड द मीथेन, यानी कि अमोनिया और मीथेन के रिलीज होने से कहीं ना कहीं एयर पॉल्यूट होता है, जो एग्रीकल्चर के क्षेत्र से रिलीज होती हैं एयर के अंदर। इज दैट क्लियर? तो आई होप एग्रीकल्चर का जो कॉज है एयर पॉल्यूशन में वो भी आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं वेस्ट एंड द गार्बेज की। नेक्स्ट है 5th पे वेस्ट एंड गार्बेज। तो व्हेन ट्रेस इज वन और लेफ्ट टू डिकम्पोज इन द लैंडफिल्स, इट कैन रिलीज हार्मफुल गैसेज लाइक द मीथेन एंड अदर केमिकल इनटू द एयर्स। यानी कि वेस्ट और गार्बेज से जो मटेरियल बचा है, लेफ्ट रह गया है, जब उसको लैंडफिल्स में बर्न किया जाता है तो वो भी कहीं ना कहीं हार्मफुल गैसेस एयर में रिलीज करते हैं, हार्मफुल केमिकल्स एयर में रिलीज करते हैं, दैट्स फॉर द हार्मफुल फॉर द एयर, और वहां से एयर पॉल्यूशन आपको देखने को मिलता है। आगे हम बात करते हैं नेचुरल सोर्सेज भी कहीं ना कहीं एयर को पॉल्यूट करते हैं, जैसे कि वॉल्केनोस, वाइल्ड फायर्स एंड द डस्ट स्टॉर्म्स कैन ऑल्सो रिलीज द पॉल्यूटेंट्स बट दीज आर लेस कंट्रीब्यूएबल बाय द ह्यूमंस। यानी कि ह्यूमंस की वजह से, या ह्यूमंस जो एयर को ज्यादा पॉल्यूट कर रहा है, उसके कंपैरिजन में नेचुरल सोर्सेज जो हैं वो बहुत कम एयर को पॉल्यूट करते हैं। इज दैट क्लियर? तो आई होप 6 पॉइंट भी, 6 कॉज जो है एयर पॉल्यूशन का वो भी आपको क्लियर होगा। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट पूछा गया है इफेक्ट ऑफ एयर पॉल्यूशन। इफेक्ट ऑफ एयर पॉल्यूशन क्या होते हैं? आप लोगों को भी पता है कि हम एयर से ही सांस ले रहे हैं, जिसमें से हम ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं। अगर वो जो ऑक्सीजन है हम ग्रहण कर रहे हैं, हम सांस की तरह के साथ ले रहे हैं, अगर वही हार्मफुल है तो आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या इफेक्ट हमारी हेल्थ पर पड़ेगा। तो 1 बाय 1 हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। जैसे हेल्थ प्रॉब्लम, सबसे पहले हमने हेल्थ प्रॉब्लम को यहाँ पर इंक्लूड किया है, जैसे ब्रीथिंग पॉल्यूटेड एयर कैन लीड टू द प्रॉब्लम अस्थमा, लंग्स इन्फेक्शन, हार्ट डिसीज एंड इवन द कैंसर। ये इतनी खतरनाक बीमारियां आपको हो सकती हैं एक पॉल्यूटेड एयर को ब्रीथ करने से। ठीक है, इट कैन बी स्पेशली बैड फॉर द चिल्ड्रंस एंड एल्डर्स। बेसिकली जो छोटे बच्चे होते हैं और जो ओल्डर एज होते हैं उनके लिए बहुत ज्यादा हार्मफुल होता है। पीपल विद वीक इम्यूनिटी सिस्टम, यानी कि जिन पीपल्स का वीक इम्यूनिटी सिस्टम होता है उनके लिए बहुत टिपिकल हो जाता है सर्वाइव कर पाना। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें सेकंड पॉइंट की, तो ग्लोबल वार्मिंग। जैसा कि मैंने बताया यहाँ पर डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैसेस निकलती हैं जो कि एनवायरमेंट में जाकर एक ग्रीन हाउस गैस का सेटअप बना लेती हैं, जो कि सन से आने वाली हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज को ट्रैप कर लेता है और उस वजह से अर्थ का सरफेस का टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है। दैट मीन्स इट कॉज द ग्लोबल वार्मिंग। सम गैसेस फ्रॉम द पॉल्यूशंस लाइक द कार्बन डाइऑक्साइड ट्रैप हीट इन द एटमॉस्फेयर एंड कॉज द प्लैनेट टू वार्म, यानी कि वो धरती के सरफेस को हीटअप करने में हेल्प करता है। दिस लीड्स टू क्लाइमेट चेंज, और इस वजह से क्लाइमेट चेंजेस देखने को मिलते हैं विद इफेक्ट्स लाइक हॉटर टेम्परेचर एंड राइजिंग द सी लेवल्स, यानी कि टेम्परेचर बहुत ज्यादा होने लग गया है पर्टिकुलर रीजन्स में जहां पर इतनी ज्यादा गर्मियां नहीं होती थी, है ना, और इस वजह से जो सी लेवल है वो बढ़ गया है क्योंकि ग्लेशियर्स पिघलना स्टार्ट हो जाते हैं। तो ग्लोबल वार्मिंग भी एक इफेक्ट है एयर पॉल्यूशन का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें तो एसिड रेन। एसिड रेन मतलब जब रेन होती है तो उसमें वाटर ड्रॉप्स के साथ जो डस्ट वाले पार्टिकल एयर में ऑलरेडी मौजूद थे वो मिल जाते हैं और वो कहीं ना कहीं हार्म पहुंचाते हैं ह्यूमंस को भी, एनिमल्स को भी, बर्ड्स को भी, अदर जो भी आपका जहां से कंजम्पशन होता है उस एयर का, उस रेन का, है ना। तो पॉल्यूशन
पॉल्यूशन कैन मिक्स विद वाटर इन द एयर टू क्रिएट द एसिड रेन। एसिड रेन क्रिएट होती है जब रेन होती है और एयर में जो पॉल्यूशन है उसके साथ वाटर ड्रॉप्स मिक्स हो जाएं, एंड दिस रेन कैन डैमेज द बिल्डिंग्स, हार्म्स द प्लांट्स एंड मेक वाटर बॉडीज अनसेफ फॉर द एनिमल्स। यानी कि ये जो एसिडिक रेन है ये डैमेज करती है बिल्डिंग्स को, हार्म पहुंचाती है प्लांट्स को, और वाटर बॉडीज जो अनसेफ होती हैं एनिमल्स के लिए, कहीं ना कहीं ये इफेक्ट है एयर पॉल्यूशन का। आई होप आप थर्ड इफेक्ट को भी समझ पाए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्या है? फोर्थ वन है स्मोग। धुआं धुआं सा आप कहते हैं ना, जैसे जहां पर कोई फैक्ट्री है तो उसके आसपास आप देखते होंगे एनवायरमेंट की तरफ को, तो वहां पर आपको धुआं धुआं सा हमेशा दिखाई देता है। तो इन सम सिटीज एयर पॉल्यूशन कंबाइंस विद द सनलाइट टू क्रिएट द स्मोग एंड विच मेक्स द एयर लुक हैजी एंड कैन बी वेरी हार्मफुल टू ब्रीथ। इसका सबसे इंपॉर्टेंट जो एक फैक्टर है या फिर मैं एक कहानी है, वो क्या है, लंदन स्मोग आपने सुना होगा, वो भी आपका कुछ इस वजह से ही हुआ था। ठीक है, तो स्मॉग भी एक इफेक्ट है एयर पॉल्यूशन का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। डैमेज ऑफ इकोसिस्टम। जब ये सारी चीजें हो रही हैं तो कहीं ना कहीं ये डैमेज कर रहा है इकोसिस्टम को, क्योंकि हमने यूनिट नंबर फर्स्ट में बहुत अच्छे से पढ़ा है इकोसिस्टम क्या है। इन सभी सोर्सेज की एक साइकिल है, एक कॉम्बिनेशन है इन छोटे छोटे सोर्सेज का। तो पॉल्यूटेंट्स कैन हार्म द फॉरेस्ट, रिवर्स एंड द ओशियंस दैट अफेक्टिंग द animals and the plants that live there, and it can also reduce the amount of oxygen available for all living things। यानी कि इस वजह से जो रिड्यूस हो रहा है अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन जो लिविंग थिंग्स हैं उनके लिए, तो ये कहीं ना कहीं डैमेज कर रहा है इको सिस्टम को। इज दैट क्लियर? चलिए नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें, नेक्स्ट पॉइंट नहीं, कुछ नोट यहां पर लिखा हुआ है। तो नोट में लिखा हुआ है इन सिंपल टर्म्स एयर पॉल्यूशन इज लाइक मेकिंग द एयर डर्टी। अगर मैं स्टार्टिंग में आपको जो एयर पॉल्यूशन की डेफिनेशन दी थी उसको एक छोटी सी लैंग्वेज में अगर मैं बताना चाहूं तो एयर पॉल्यूशन क्या है? डर्टी एयर है विच हार्म्स बोथ आर हेल्थ एंड द एनवायरमेंट, जो कि हार्म पहुंचाती है हमारी हेल्थ साथ ही साथ एनवायरमेंट को भी। इज दैट क्लियर? तो ये एक कंक्लूजन हो गया पूरे इस डिस्कशन का कि एयर पॉल्यूशन क्या है और क्या इसका इफेक्ट पड़ता है। इज दैट क्लियर? चलिए आगे देखते हैं। ये कुछ पिक्चर की फॉर्म में मैंने यहां पर आपके सामने एक पिक ली है, तो आप इस तरीके से भी अपने एयर पॉल्यूशन के क्वेश्चन को एक कहते हैं ना कि एक अच्छा रूप दे सकते हैं, जिससे कि एग्जामिनर पर एक अच्छा इंपैक्ट पड़ेगा इसका, क्योंकि डायग्राम की हेल्प से आप विजुअलाइज करके चीजों को एक्सप्लेन करेंगे तो वो ज्यादा इंपैक्ट डालता है एग्जामिनर के ऊपर। तो अगर आप इस तरीके का एक छोटा सा पिक्चर बना देंगे, ये तो टाइम कंज्यूमिंग है, लेकिन आप जब प्रैक्टिस करेंगे तो इजीली आप इसको आसानी से बना सकते हैं। यानी कि फैक्ट्रीज से यहाँ पर हार्मफुल जो धुआं है वो निकल रहा है और एयर में जाकर एयर को पॉल्यूट कर रहा है, और यही एयर हम कंज्यूम करते हैं, एनिमल्स कंज्यूम करते हैं, एनवायरमेंट को ये पॉल्यूटेड एयर हार्म पहुंचाती है। इज दैट क्लियर? तो आई होप आप पिक्चर की हेल्प से भी बहुत अच्छे से इसको एक्सप्लेन कर देंगे। ठीक, चलिए तो ये पहला क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिया है, एयर पॉल्यूशन क्या है, उसके इफेक्ट क्या थे, उसके कॉजेस क्या थे, वो सारी चीजें हमने अच्छे से वन बाय वन स्टेप करके डिस्कस की। अब हम बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। सेकंड में आपसे पूछा गया है व्हाट इज द वाटर पॉल्यूशन। वाटर पॉल्यूशन क्या होता है एंड व्हाट आर द सोर्सेज एंड द इफेक्ट्स ऑफ वाटर पॉल्यूशन। सोर्सेज क्या है और इफेक्ट क्या है वाटर पॉल्यूशन की। देखिए बस वहां पर हमने एयर पॉल्यूशन वर्ड लिखा हुआ था, यहां पर वाटर पॉल्यूशन है। इसी तरीके के क्वेश्चन यहां से आपको मिलने वाले हैं एग्जाम में। ठीक, तो चलिए पहले हम वाटर पॉल्यूशन देखिए। पॉल्यूशन की जहां पर भी आपको वर्ड मिल जाए तो डेफिनेशन एक ही है, जिस फील्ड में आप पॉल्यूशन की बात कर रहे हैं उसका डर्टी होना वो पॉल्यूशन हो जाता है। वाटर का डर्टी होना वाटर पॉल्यूशन, एयर का डर्टी होना एयर पॉल्यूशन, सॉइल का डर्टी होना सॉइल पॉल्यूशन, है ना। तो वाटर पॉल्यूशन की डेफिनेशन किस तरीके से आप देंगे कि वाटर पॉल्यूशन इज द कंटामिनेशन ऑफ वाटर बॉडीज लाइक द रिवर्स, लेक्स, ओशियंस एंड द ग्राउंड वाटर्स विद द हार्मफुल सब्सटेंसेस। मतलब वाटर पॉल्यूशन कंटामिनेशन है वाटर बॉडीज में हार्मफुल सब्सटेंसेस का। दीज पॉल्यूटेंट्स मेक द वाटर अनसेफ फॉर द ड्रिंक, वॉथिंग एंड द अदर यूजेस। और ये जो हार्मफुल पॉल्यूटेंट्स वाटर में मिल गए हैं ये वाटर को अनसेफ बनाते हैं ड्रिंकिंग, पीने के लिए, नहाने के लिए या अदर यूज में जहां पर भी हमें वाटर का यूज करना होता है। इट हैपन्स व्हेन हार्मफुल केमिकल्स, वेस्ट एंड अदर पॉल्यूटेंट्स आर एडेड टू द वाटर सोर्सेज।
और ये कहीं ना कहीं किस वजह से हो रहा है, जब केमिकल वेस्टेज या अदर पॉल्यूटेंट्स आपके वाटर सोर्सेज में मिल जाते हैं। इज दैट क्लियर? चलिए एक पिक के हेल्प से और अच्छे से आप इसको समझ सकते हैं। देखिए यहाँ पर ये फैक्ट्रीज से धुआं जो निकल रहा है, ये अभी हमने जो डिस्कस किया है पहले क्वेश्चन में, वो एयर पॉल्यूशन को दिखा रहा है, यानी कि ये एयर को पॉल्यूट कर रहा है। और इन्हीं फैक्ट्रीज से जो गंदा पानी निकलता है ना, वो जब हम रिवर में बहा देते हैं, रिवर में ये मिलता है, तो इट प्रोड्यूस द वाटर पॉल्यूशन, ये एक वाटर पॉल्यूशन का सोर्स बन जाता है। ठीक है, और हम जो प्लास्टिक है या डिस्पोजल्स हैं या जो वेस्टेज हैं वो हम वाटर में डाल देते हैं, कहीं ना कहीं वो भी एक फैक्टर बन जाता है वाटर को पॉल्यूट करने का। ठीक है, तो इस इमेज से बहुत अच्छे से आप समझकर एक्सप्लेन कर सकते हैं और इसको बनाकर भी आ सकते हैं एग्जाम में। इज दैट क्लियर? चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्या है यहाँ पर फिर, अब कॉजेज ऑफ वाटर पॉल्यूशन की अगर मैं बात करूं यहाँ पर, तो जैसे सेप्टिक टैंक है, ये एक कॉज है वाटर पॉल्यूशन का। एनिमल डग्स हैं, जो एनिमल्स का वेस्ट होता है, वो भी एक पार्ट है वाटर पॉल्यूशन का। पेस्टिसाइड्स जो हम यूज करते हैं, केमिकल्स यूज करते हैं एग्रीकल्चर में, वो भी एक कॉज है वाटर पॉल्यूशन का। इंडस्ट्रियल वेस्ट जो निकल रहा है, अभी मैंने पिक में आपको दिखाया है, वेस्ट वाटर जो निकलता है इंडस्ट्रीज से ही, वो एक कारण है। न्यूक्लियर वेस्ट है, वो भी एक कारण हो जाता है। ऑयल पॉल्यूशन यानी कि ऑयल पॉल्यूटेंट्स जो होते हैं, वो भी एक कारण है। और ऑयल स्पिल, दीज आर ऑल द कॉजेज ऑफ वाटर पॉल्यूशन। देखिए आप इस तरीके से एनिमेटेड फॉर्म में अगर आप अपने आंसर को लिखेंगे विजुअलाइज करके, तो वो एक अच्छा इंपैक्ट एग्जामिनर के ऊपर डालता है। ठीक है, क्लियर हो गया? देखिए आप इन कॉजेज ऑफ वाटर पॉल्यूशन को आप पॉइंट वाइज भी लिख देते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इस तरीके से बहुत अच्छा लगता है जब आप एग्जाम हॉल में अपनी कॉपी को लिखते हैं। तो अगर हम बात करें वन बाय वन इन सब फैक्टर्स पर, तो सबसे पहले इंडस्ट्रियल वेस्ट की बात कर लेते हैं, जिसमें हम बात करेंगे फैक्ट्रीज ऑफ्टन रिलीज द केमिकल्स, heavy metals and the toxic substances into the nearby rivers, lakes and the oceans। ये आप देखते भी हैं, जैसे दिल्ली के पास जो है यमुना, उसमें कितनी गंदी तरीके से केमिकल्स वाला पानी जाता है, वो कहीं ना कहीं उसको क्या कर रहा है, पॉल्यूट कर रहा है, उसके वाटर को पॉल्यूट कर रहा है। तो ये इंडस्ट्री वेस्ट जो है, ये कहीं ना कहीं वाटर को पॉल्यूट करता है। वहीं पर एग्रीकल्चर रन ऑफ, जो एग्रीकल्चर क्षेत्र से वेस्ट आता है, वो भी कहीं ना कहीं पॉल्यूट करता है वाटर को। द यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स, pesticides and the herbicides in the farming can lead to these chemical being washed into the water bodies by the rain or the irrigation। यानी कि रेन या इरिगेशन की वजह से ये एग्रीकल्चर जो पेस्टिसाइड्स हैं, जो फर्टिलाइजर्स हैं, वो मिल जाते हैं फिर एयर्स में या फिर लेक्स में या रिवर्स में, तो वो कहीं ना कहीं वाटर को पॉल्यूट करते हैं। सीवेज एंड द वेस्ट वाटर, सीवेज या वेस्ट वाटर जो होता है, वो कहीं ना कहीं हमारे घरों से भी जाता हुआ, निकलता हुआ पास की नदी में जाकर मिलता है, रिवर में जाकर मिलता है, लेक में जाकर मिलता है, तो वो उसके वाटर को पॉल्यूट करता है। इम्प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ ह्यूमन वेस्ट फ्रॉम द हाउस होल्ड, जैसा कि पिक में मैंने आपको दिखाया, हमने पानी में ही प्लास्टिक की बॉटल फेंक दी है, अदर टायर्स या फिर वेस्ट जो भी मटेरियल है वो हमने पानी में फेंक दिया, तो दैट मीन्स कहीं ना कहीं वो उस वाटर को पॉल्यूट कर रहा है, उसमें हार्मफुल बैक्टीरियाज एंड द वायरस ऐड हो रहे हैं। ठीक है, ऑयल स्पिल्स में अगर हम बात करें, तो जो ऑयल का मिलना होता है ओशियंस या रिवर्स में, वो कहीं ना कहीं हार्मफुल रहता है उस वाटर सोर्स के लिए। इट हार्म्स द मैराइन लाइफ एंड द पॉल्यूट्स द वाटर, ये मैराइन लाइफ के लिए बहुत ज्यादा हार्मफुल होता है। मेक इट डिफिकल्ट फॉर द प्लांट्स एंड द एनिमल्स टू सर्वाइव, जिस वजह से वहां के प्लांट या वहां के एनिमल्स जो वाटर में रहते हैं वो सर्वाइव नहीं कर पाते हैं। तो आई होप ये चारों जो फैक्टर्स हैं या चारों जो पॉइंट्स हैं वो आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम। नेक्स्ट है प्लास्टिक एंड द ट्रेस, जो कि बहुत बहुत ज्यादा हार्मफुल है। चाहे एयर पॉल्यूशन के लिए बात कर लें, अगर आप प्लास्टिक को बर्न करते हैं, या फिर इसको एज इट इज अगर आप वाटर बॉडीज में या फिर सॉइल में डाल देते हैं, तो कहीं ना कहीं ये आपका हार्मफुल होता है पॉल्यूट करने के लिए। ठीक है, तो गार्बेज इंक्लूडिंग प्लास्टिक वेस्ट कैन एंड अप इन द रिवर्स, लेक्स एंड द ओशियंस, हार्मिंग द एक्वेटिक लाइफ एंड द पॉल्यूटेंट्स इन द वाटर, यानी कि कहीं ना कहीं ये हार्मफुल रहता है एक्वेटिक लाइफ्स के लिए, जो कि पॉल्यूट करता है वाटर को। ठीक है, आगे माइनिंग एक्टिविटीज ऑल्सो ए फैक्टर फॉर या कॉजेज ऑफ द वाटर पॉल्यूशन, जैसे माइनिंग ऑपरेशंस कैन रिलीज हार्मफुल केमिकल्स एंड सेडिमेंट्स इनटू द नियरबाई वाटर बॉडीज कॉजिंग द पॉल्यूशन। नियरबाई बॉडी वाटर बॉडीज जो होंगी, सॉरी ये थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग सी हो गई है ना, वाटर बॉडीज जो नियर बाई होंगी, वहां पर जहां पर माइनिंग का काम चल रहा है,
वहां पर आपका वाटर पॉल्यूट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एक पिक्चर के माध्यम से मैंने सोर्सेज ऑफ वाटर पॉल्यूशन जो है वो दिखाने की यहाँ पर कोशिश की है। अलग अलग सोर्सेज जो वाटर को पॉल्यूट कर रहे हैं वो सब यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे। देखिए जैसे ये घरों के वेस्टेज जो हैं वो पानी में जाकर मिल रहे हैं, है ना। सीवेज का वेस्ट जो है वो भी वाटर बॉडी में जाकर मिल रहा है ना। यहाँ पर सेप्टिक टैंक का जो वेस्ट है वो भी वाटर बॉडी में जाकर मिल रहा है। इधर से ऑयल स्पिलिंग जो हो रही है वो भी वाटर बॉडी में जाकर मिल रही है। तो ये सब फैक्टर्स जो हैं ये कहीं ना कहीं सोर्सेज हैं वाटर को पॉल्यूट करने के। इज दैट क्लियर? तो आई होप आप इस चीज को समझ गए होंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पर इधर अगर आप ध्यान से देखें तो ये एयर पॉल्यूशन हो रहा है। एयर पॉल्यूशन होने से यहाँ का जो एटमॉस्फेयर है वो पॉल्यूट हो गया है। अब जब ये रेन होगी तो ये रेन ड्रॉप्स के साथ ये पॉल्यूटेंट्स मिलेंगे और आपका एसिडिक रेन होगी, जिसको आप एसिडिक रेन बोलते हैं, और ये इस वाटर बॉडी में जब जाकर मिलेंगी तो कहीं ना कहीं इस वाटर बॉडी को ये पॉल्यूट करेंगी। इज दैट क्लियर? चलिए यहाँ पर एग्रीकल्चर के फर्टिलाइजर्स आपको दिख रहे हैं जो डायरेक्टली किस में जाकर मिल रहे हैं, वाटर बॉडी में जाकर मिल रहे हैं। ठीक, तो ये आपका पिक्चर की हेल्प से आपको समझ आ गया होगा कि क्या सोर्सेज हैं वाटर पॉल्यूशन के। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। इफेक्ट्स ऑफ वाटर पॉल्यूशन क्या है? हेल्थ पर बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है वाटर पॉल्यूशन का या पॉल्यूटेड वाटर को कंज्यूम करने का। जैसे आप जानते ही हैं हेल्थ रिस्क, पॉल्यूटेड वाटर्स कैन कॉज द डिजीज लाइक द कोलेरा, डिसेंट्री एंड द टाइफाइड। इट ऑल्सो affect the skin, eyes and can lead to serious conditions like the cancers। यानी कि ये बहुत रिस्की रहता है और बहुत ज्यादा डेंजरस जो आपको डिजीज हैं वो होने के चांसेस बन जाते हैं। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं हार्म टू एक्वेटिक लाइफ, क्योंकि एक्वेटिक लाइफ ही वाटर में है तो वहां पर उस वाटर बॉडी या वाटर साइकिल जो है उसको ये डिस्टर्ब कर देता है पॉल्यूटेड वाटर। टॉक्सिक सब्सटेंसेज इज इन पॉल्यूटेड वाटर कैन kill fishes, plants and the other aquatic animals. It disturbs the food chain and harms the बायोडाइवर्सिटी। ये फूड चेन को वाटर के अंदर डिस्टर्ब कर देता है जिससे कि हार्म होता है बायोडाइवर्सिटी को। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं पॉइंट की तो इकोसिस्टम डैमेज, जैसा कि अभी आपने ऊपर देखा बायोडाइवर्सिटी यहाँ पर डैमेज हो रही है और एक साइकिल जो है फूड चेन की वो डिस्टर्ब हो रही है, तो दैट मीन्स इकोसिस्टम भी यहाँ पर डिस्टर्ब होकर रहेगा। पॉल्यूटेड वाटर कैन डिस्ट्रॉय द इकोसिस्टम बिकॉज अफेक्टिंग द प्लांट्स एंड द एनिमल्स लाइफ बोथ इन एंड अराउंड द वाटर बॉडीज। जो वाटर बॉडीज के आसपास प्लांट्स एनिमल्स हैं उनकी लाइफ को अफेक्ट करता है, और लाइफ अफेक्ट हुई किसी भी एक स्पीसीज की तो दैट मीन्स इकोसिस्टम वहां का डैमेज हो जाएगा, इकोसिस्टम पर वहां के इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। इकोनॉमिक इंपैक्ट भी यहां पर देखने को मिलते हैं, जैसे वाटर पॉल्यूशन कैन अफेक्ट द इंडस्ट्रीज लाइक द फिशिंग, टूरिज्म एंड द एग्रीकल्चर। कहने का मतलब कि यहां पर इंडस्ट्रीज या फिर वाटर जो पॉल्यूट हो रहा है उसका सबसे ज्यादा असर पड़ता है टूरिज्म पर, जो कि एक इकोनॉमिकल फैक्टर है किसी भी कंट्री के लिए, है ना। कंटेमिनेटेड वाटर मेक्स फिशिंग अनसेफ एंड रिड्यूस द टूरिज्म इन द पॉल्यूटेड एरियाज। यानी कि वहां पर जहां पर पॉल्यूटेड रीजन है, पॉल्यूटेड एरिया है, वहां पर टूरिज्म की संख्या क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। इज दैट क्लियर? तो कहीं ना कहीं इकोनॉमिक इंपैक्ट भी देखने को मिलता है वाटर पॉल्यूशन का। एंड नेक्स्ट बात करें वाटर स्कार्सिटी, यानी कि पॉल्यूटेड वाटर सोर्सेज में बिकम द अनयूजेबल फॉर द ड्रिंकिंग और इरिगेशन लीडिंग टू ए शॉर्टेज ऑफ क्लीन वाटर। कहीं ना कहीं वाटर की कमी आपको देखने को मिलती है अगर आपका वाटर पॉल्यूट हो रहा है तो, चाहे वो कंजम्पशन के रिगार्डिंग बात कर लें, चाहे आप इरिगेशन एग्रीकल्चर में उसके संबंध में बात कर लें, वहां पर उसका लेवल धीरे 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 डिक्रीज होता चला जाता है। ठीक है, क्लियर? क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है? क्वेश्चन नंबर थर्ड कहता है कि राइट ए डिटेल्ड नोट ऑन द सॉइल पॉल्यूशन। इससे पहले क्वेश्चंस में हमने बात की एयर पॉल्यूशन की, फिर सेकंड क्वेश्चन में हमने बात की वाटर पॉल्यूशन की, अब हम बात करेंगे सॉइल पॉल्यूशन की। तो सॉइल पॉल्यूशन क्या है? मैंने जैसा कि एक मास्टर डेफिनेशन आपको बताई हुई है कि डर्टी मतलब जो है डर्टी वर्ड उस पर्टिकुलर फील्ड को अगर आप इंडिकेट करके कहेंगे तो वो आपका पॉल्यूशन कहलाएगा। जैसे डर्टी एयर, एयर पॉल्यूशन, डर्टी वाटर, वाटर पॉल्यूशन, और डर्टी सॉइल, सॉइल पॉल्यूशन। ठीक है, तो किस तरीके से आप यहां पर लिखेंगे, डिटेल नोट लिखना है यहां पर हमें सॉइल पॉल्यूशन में। तो सॉइल पॉल्यूशन इज द कंटामिनेशन ऑफ अर्थ सरफेस which affects the quality of soil and the plants that grow in it। यानी कि सॉइल पॉल्यूशन एक कंटामिनेशन है अर्थ के सरफेस में, यानी कि अर्थ के सरफेस में जो हार्मफुल सब्सटेंसेस हैं उनका मिल जाना
सॉइल पॉल्यूशन कहलाता है, जो कहीं ना कहीं अफेक्ट करेगा क्वालिटी ऑफ सॉइल, उस सॉइल की क्वालिटी को वो अफेक्ट कर देगा, यानी कि उसकी फर्टिलिटी को डिक्रीज कर देगा, जिस वजह से ग्रोथ ऑफ द प्लांट जो है वो अफेक्ट हो जाएगी, यानी कि प्लांट्स की जो ग्रोथ है वो कहीं ना कहीं इफेक्ट होगी। ठीक, दिस पॉल्यूशन हैपन्स व्हेन द हार्मफुल केमिकल्स, वेस्ट मटेरियल्स एंड द टॉक्सिन्स आर एडेड टू द सॉइल्स। ये पॉल्यूशन कब होता है? जब हार्मफुल केमिकल्स, वेस्ट मटेरियल्स या टॉक्सिक्स ऐड होते हैं सॉइल के अंदर, मेकिंग इट अनहेल्दी फॉर द प्लांट्स, एनिमल्स एंड द ह्यूमंस। ये अनहेल्दी बनाता है प्लांट्स के लिए, एनिमल्स के लिए, उस पर्टिकुलर सॉइल को, या फिर ह्यूमंस के लिए। तो आई होप सॉइल पॉल्यूशन क्या होता है डेफिनेशन की टर्म्स में आप समझ गए होंगे। ठीक, चलिए आगे बात कर लेते हैं। कॉजेज ऑफ सॉइल पॉल्यूशन क्या है, सॉइल पॉल्यूशन के क्या क्या कॉजेज हैं वो हम यहां पर डिस्कस करेंगे। तो कॉजेज में सबसे पहले है इंडस्ट्रियल वेस्ट। आपने ये एयर पॉल्यूशन में भी देखा, ये वाटर पॉल्यूशन में भी देखा, और ये आप सॉइल पॉल्यूशन में भी देख रहे हैं फैक्टर। तो फैक्ट्रीज ऑफ्टन रिलीज द हार्मफुल केमिकल्स, हैवी मेटल्स एंड अदर टॉक्सिक सब्सटेंसेज इनटू द सॉइल्स। यानी कि कोई भी इंडस्ट्री, कोई भी फैक्ट्री हार्मफुल केमिकल, हैवी मेटल्स या फिर टॉक्सिक सब्सटेंसेज रिलीज करती है, और उसको अगर वो सॉइल में मिल गए हैं तो वो सॉइल को अफेक्ट कर देंगे, दैट्स कॉल्ड द सॉइल पॉल्यूशन। दीज केमिकल्स कैन लीक फ्रॉम द इंडस्ट्रियल साइट्स एंड पॉल्यूट द लैंड नियर बाई। और वो उसके आसपास जो भी लैंड है उसको क्या कर देगा, उसको क्या कर देगा, पॉल्यूट कर देगा। तो जो लैंड है, जो क्षेत्र है आसपास उस एक पर्टिकुलर फैक्ट्री या इंडस्ट्री के, उसको क्या करेगा, पॉल्यूट कर देगा। इज दैट क्लियर? चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं सेकंड पॉइंट की। सेकंड पॉइंट है एग्रीकल्चरल पेस्टिसाइड्स, यानी कि द यूज ऑफ pesticides, herbicides and the chemical fertilizers in the farming can lead to the soil pollution, which when these chemicals are overused or improperly disposal of, they contaminate the soil। यानी कि अगर हम इसको improper फॉर्म में डिस्पोज करते हैं एग्रीकल्चर पेस्टिसाइड्स को, फर्टिलाइजर्स को, तो कहीं ना कहीं ये सॉइल में मिलकर उसको पॉल्यूट करते हैं, जिससे कि उस सॉइल की फर्टिलिटी कहीं ना कहीं रिड्यूस हो जाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम, इम्प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ वेस्टेज। अगर जो वेस्ट हैं उनका हम प्रॉपरली डिस्पोज नहीं कर पा रहे हैं उनको, तो कहीं ना कहीं वो उस लैंड, उस क्षेत्र के सरफेस को कहीं ना कहीं पॉल्यूट करेंगे। डंपिंग वेस्ट लाइक द प्लास्टिक, केमिकल्स एंड द हाउस होल्ड गार्बेज डायरेक्टली ऑन द ग्राउंड कैन कॉज द सॉइल पॉल्यूशन। यानी कि सॉइल पॉल्यूशन को वहां पर ये इंट्रोड्यूस करता है। दिस इंक्लूड थिंग्स लाइक द डिस्कार्डेड इलेक्ट्रॉनिक्स, यानी कि जिसको आप ई वेस्ट बोल देते हैं, एंड इंडस्ट्रियल बाई प्रोडक्ट्स। तो ये इम्प्रॉपर डिस्पोजिंग ऑफ द वेस्टेज कहीं ना कहीं सॉइल को पॉल्यूट करती है। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। पॉइंट नंबर 4 कह रहा है डिफोरेस्टेशन। डिफोरेस्टेशन भी कहीं ना कहीं एक सॉइल पॉल्यूशन का फैक्टर है। कटिंग डाउन द ट्रीज एंड डिस्टर्ब द बैलेंस ऑफ द सॉइल, मेकिंग इट मोर अनरिलायबल टू एरोजन एंड द पॉल्यूशन। कहीं ना कहीं डिफोरेस्टेशन जो है वो भी सॉइल को पॉल्यूट करता है और सॉइल के बहाव का कारण भी बनता है। विदाउट ट्रीज, रूट्स ऑफ टू होल्ड द सॉइल इन प्लेस, हार्मफुल सब्सटेंस कैन इजीली मिक्स विद द लैंड। यानी कि ट्रीज नहीं रहेंगे तो जो रूट्स उनकी ट्रीज की होल्ड किए होती हैं सॉइल्स को, उसमें इजीली हार्मफुल सब्सटेंसेस मिक्स हो जाएंगे। इज दैट क्लियर? तो फोर्थ था आपका पॉइंट डिफोरेस्टेशन। आई होप तीनों पॉइंट्स बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। एक पॉइंट हमने पहले डिस्कस किया था, वो भी आपको क्लियर होगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट अर्बनाइजेशन की, यानी कि जो शहरीकरण हो रहा है। As city grow, the construction of buildings, roads and other infrastructures leads to use of the materials that can pollute the soil, like the concrete and the asphalt। मतलब कहने का ये है, अगर कहीं पर किसी क्षेत्र में कोई रोड बन रही है या कोई बिल्डिंग बन रही है, तो वहां पर हम कंक्रीट का, सीमेंट का इनका यूज करते हैं। तो अब जब हम वहां पर रोड बना रहे हैं तो वो रोड के आसपास उस रोड को बनाने के लिए हम सेटअप बनाएंगे। तो वो सेटअप जब हम बना रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो उस सॉइल के फर्टिलिटी, उस सॉइल को पॉल्यूट करेंगे। इज दैट क्लियर? ऑल्सो द लार्ज अमाउंट ऑफ वेस्ट जनरेटेड बाय द अर्बन एरियाज कैन एडेड पॉल्यूटेंट टू द सॉइल। और जब अर्बन एरियाज की आप बात करते हैं तो वहां से लार्ज अमाउंट ऑफ वेस्ट निकलता है जो कि सॉइल में ही जाकर मिलता है और वो सॉइल को क्या करता है, पॉल्यूट करता है। ठीक है, आई होप फिफ्थ पॉइंट भी आपको क्लियर होगा। 6 पॉइंट ऑयल स्पिलिंग। ऑयल स्पिलिंग भी एक इंपॉर्टेंट रोल होता है सॉइल को पॉल्यूट करने का। देखिए पॉल्यूशन के जो फैक्टर्स हैं वो लगभग मिक्सिंग सेम से हैं,
है ना। तो बस आपको फैक्टर्स ध्यान रखने हैं किस तरीके से कोई टाइप ऑफ पॉल्यूशन आपको देखने को मिल रहा है। जैसे वाटर पॉल्यूशन में भी ऑयल का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल था। अर्बनाइजेशन, जो वेस्ट मटेरियल है उसका इम्प्रॉपर जो आप डिस्पोजल कर रहे थे वो भी वहां पर वाटर को भी पॉल्यूट कर रहा था, एयर को भी पॉल्यूट कर रहा था, है ना। तो ऑयल स्पिलिंग में व्हेन ऑयल और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स आर स्पिल्ड इनटू द ग्राउंड दे कैन सीप इनटू द सॉइल, वो सॉइल में मिक्स होते हैं, मेकिंग इट टॉक्सिक एंड डैमेजिंग ऑफ द प्लांट्स लाइफ, और जिस वजह से वो प्लांट को डैमेज भी कर सकते हैं और उसकी लाइफ को खत्म भी कर सकते हैं, ठीक है। वहीं पर नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, अब बात करेंगे इफेक्ट्स ऑफ द सॉइल पॉल्यूशन। सॉइल पॉल्यूशन के इफेक्ट्स क्या क्या होते हैं वो हम यहां पर देखेंगे। फैक्टर्स या सोर्सेज हमने देख लिए कैसे सॉइल पॉल्यूट होती है, अब उसके इफेक्ट्स की हम बात यहां पर करेंगे वन बाय वन। तो पहला अगर हम देखें, हार्मफुल टू द प्लांट्स, क्योंकि सॉइल में बेसिकली प्लांट्स की ग्रोथ होती है जो कि पहला प्रोड्यूसर है एक फूड चेन या फूड वेब का, तो कहीं ना कहीं वो हार्मफुल होता है प्लांट्स के लिए। और जब प्लांट्स के लिए हार्मफुल है और वो एक पहली साइकिल है, पहली चेन है एक फूड चेन की, तो कहीं ना कहीं आपका इकोसिस्टम भी डिस्टर्ब होगा। आगे हम उसको डिस्कस करेंगे। कंटामिनेटेड सॉइल कैन हार्म प्लांट ग्रोथ, प्लांट की ग्रोथ को हार्म पहुंचाएगी। पॉल्यूटेंट्स कैन प्रिवेंट प्लांट्स फ्रॉम द एब्जॉर्बिंग वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स कॉजिंग देम टू बिकम द वीक, सिक और डाई, यानी कि इस वजह से जब वो एब्जॉर्ब करेंगे वाटर को, न्यूट्रिएंट्स को, प्लांट्स, तो वो वीक होंगे, कमजोर हो जाएंगे या फिर डाई हो जाएंगे, मर जाएंगे। दिस रिड्यूस द एबिलिटी ऑफ फूड फॉर बोथ ह्यूमंस एज वेल एज फॉर द एनिमल्स, क्योंकि वो प्राइमरी प्रोड्यूसर्स हैं कंज्यूमर्स के लिए प्राइमरी, तो वो कहीं ना कहीं उनकी लाइफ भी वहां से डिस्टर्ब हो जाएगी, चाहे आप ह्यूमंस देखें चाहे आप एनिमल्स देख लें, ठीक है। आगे बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, डैमेज टू वाइल्ड लाइफ। जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया कि प्लांट्स की ग्रोथ नहीं होगी, प्लांट्स डाई हो जाएंगे, मर जाएंगे, तो कहीं ना कहीं वाइल्ड लाइफ क्या है वो डैमेज हो जाएगी, ठीक है। एनिमल्स दैट लाइव इन और ऑन द सॉइल लाइक द इंसेक्ट, rodents and earthworms can be poisoned by the harmful chemical. This harms the local ecosystem and can reduce the biodiversity. तो कहने का मतलब ये है वाइल्ड लाइफ कंप्लीटली डैमेज हो जाएगी बाय द सॉइल पॉल्यूशन, ठीक है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, हेल्थ रिस्क टू द ह्यूमंस। ऑब्वियसली बात है ह्यूमंस की हेल्थ पर भी रिस्क होता है। पॉल्यूटेड सॉइल्स कैन लीड टू द कंटामिनेशन ऑफ क्रॉप्स ग्रोथ इन इट, यानी कि जो सॉइल पॉल्यूट है उसमें जो क्रॉप्स हम उगा रहे हैं अपने खाने के लिए वो कहीं ना कहीं उसको भी इफेक्ट करेगी, और फिर हम उसको कंज्यूम करेंगे तो हमको एक डिजीज हो सकती है हार्मफुल, जो हमारी हेल्थ के लिए बहुत ही हानिकारक रहती हैं। व्हेन ह्यूमन ईट दीज कंटामिनेटेड क्रॉप्स दे कैन बी एक्सपोज टू ए हार्मफुल केमिकल विच कैन लीड टू द डिजीज इंक्लूडिंग द कैंसर एंड द बर्थ डिफेक्ट्स। कहीं ना कहीं ये हमारे जीवन को अफेक्ट करती हैं और बहुत ही डेंजर से डेंजर आपके पास बीमारी आ जाएगी, ठीक है। एंड सॉइल पॉल्यूशन कैन ऑल्सो अफेक्ट द ड्रिंकिंग वाटर इफ केमिकल सीप इनटू द अंडरग्राउंड वाटर सोर्सेज, ठीक है। तो यहां पर कहीं ना कहीं ये वाटर को भी पॉल्यूट करते हैं। क्लियर, चलिए नेक्स्ट की बात कर लेते हैं पॉइंट की, सॉइल इरोजन। जैसा कि मैंने बताया कि ट्रीज अगर कटेंगी तो सॉइल का इरोजन भी होगा, है ना, या उसकी फर्टिलिटी भी वहां पर रिड्यूस होगी। तो पॉल्यूशन कैन वीकन द सोर्स ऑफ सॉइल मेकिंग इट मोर प्रोन टू द इरोजन, है ना, यानी कि ज्यादा और उसके सॉइल के इरोजन में ये हेल्प करता है सॉइल पॉल्यूशन। व्हेन सॉइल इरोड्स इट लीड्स टू द लॉस ऑफ द फर्टिल लैंड विच इज क्रूशियल फॉर द फॉर्मिंग एंड द सस्टेनिंग प्लांट लाइफ, यानी कि जो फर्टिलिटी है सॉइल की वो रिड्यूस हो जाती है, जो कि क्रूशियल है फार्मिंग करने के लिए या फिर प्लांट्स की लाइफ को सस्टेन करने के लिए। इज दैट क्लियर? तो ये हो गया सॉइल इरोजन। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, रिडक्शन इन द एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी। ऑब्वियसली बात है जब फर्टिलिटी डिक्रीज हो जाएगी बच्चों तो कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर का जो प्रोडक्शन है वो डिक्रीज हो जाएगा, है ना। पॉल्यूटेड सॉइल हैव fewer nutrients and higher level of toxins which reduce the quality and quantity of the crops. This makes farming less efficient and can lead to the food storage. ठीक है, तो कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी भी रिड्यूस होगी ड्यू टू द सॉइल पॉल्यूशन। सॉल्यूशन क्या है सॉइल पॉल्यूशन से बचने का या इसको सही रखने का? उसके लिए अगर हम बात करें,
वेस्ट मैनेजमेंट सबसे इंपॉर्टेंट है। जो वेस्ट हमारे घरों से, इंडस्ट्रीज से निकल रहा है, उसको हमें सॉइल्स से दूर रखना है, उसका मैनेजमेंट इस तरीके से करना है कि वो हार्मफुल केमिकल्स सॉइल्स में ना मिले। ठीक है, तो पहला रीजन हो जाएगा वेस्ट मैनेजमेंट। दूसरा सॉल्यूशन हो जाएगा सस्टेनेबल फार्मिंग। फार्मिंग हमें कुछ इस तरीके से करनी है कि हम वहां पर पेस्टिसाइड्स का, फर्टिलाइजर्स का या केमिकल्स का ज्यादा यूज ना करें, ताकि हमारे सॉइल्स की फर्टिलिटी बनी रहे और उसमें प्लांट्स या क्रॉप्स बहुत अच्छे से ग्रो कर सकें। ठीक है, वहीं पर नेक्स्ट पॉइंट की अगर मैं बात करता हूं तो नेक्स्ट है रीफॉरेस्ट्रेशन, यानी कि जो डिफॉरेस्टेशन हम कर रहे हैं उसकी जगह पर रीफॉरेस्ट्रेशन हमको करना है, ताकि सॉइल को पकड़े रहें प्लांट्स की रूट्स और सॉइल इरोजन को कम कर दें। ठीक है, तो ये आपका सॉल्यूशन है सॉइल पॉल्यूशन से बचने का। आई होप आपको तीनों पॉइंट्स बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, नेक्स्ट है, अच्छा ये शायद फोर्थ पॉइंट वही हमने दोबारा से आ गया यहाँ पर। तो फाइनली अगर मैं यहाँ पर कंक्लूड करूं सारी चीजें, तो हमें कंक्लूजन यही मिलता है क्या, कि सॉइल पॉल्यूशन एक सीरियस एनवायरमेंटल प्रॉब्लम है जो अफेक्ट करती है हेल्थ ऑफ द अर्थ। अर्थ की हेल्थ को अफेक्ट करेगी, प्लांट्स की हेल्थ को अफेक्ट करेगी, एनिमल्स की हेल्थ को अफेक्ट करेगी और साथ ही साथ ह्यूमंस यानी कि हम लोगों की हेल्थ को भी अफेक्ट करेगी। इट इज कॉज्ड बाय द वेरियस ह्यूमन एक्टिविटीज, और इसका कारण भी हम हैं। ठीक है, इसका कारण भी हम हैं। इसके लिए आपने अगर यूनिट फर्स्ट के क्वेश्चन आंसर्स देखे होंगे तो वहां पर हमने ह्यूमन एक्टिविटीज किस तरीके से एनवायरनमेंट को अफेक्ट करती हैं, वहां पर बहुत अच्छे से सारी चीजें डिस्कस की हुई हैं, है ना। स्पेशली improper waste disposal and the over use of the chemicals in the farming। बेसिकली अगर हम सॉइल पॉल्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो उसके दो मुख्य कारण हैं जो हमारी एक्टिविटीज के द्वारा होते हैं। एक तो इम्प्रॉपर वेस्ट का डिस्पोजल और दूसरा मोर देन या फिर लार्ज अमाउंट में केमिकल्स का यूज करना फार्मिंग के समय पर, है ना। द इफेक्ट्स आर फार रीचिंग फ्रॉम द रिड्यूस फूड प्रोडक्शन टू लॉन्ग टर्म हेल्थ रिस्क, और इस वजह से लॉन्ग टर्म हेल्थ रिस्क भी हमें देखने को मिलते हैं। हाउएवर विद प्रॉपर वेस्ट मैनेजमेंट, सस्टेनेबल फार्मिंग एंड एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एफर्ट्स, वी कैन रिड्यूस द सॉइल पॉल्यूशन एंड प्रोटेक्ट द अर्थ फॉर द फ्यूचर जनरेशन। और इसको रिड्यूस करके सॉइल पॉल्यूशन को हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं अपनी अर्थ को फॉर द फ्यूचर जनरेशन, जो कि हेल्प करेगी फॉर अचीविंग द सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इज दैट क्लियर? तो आई होप आप समझ गए होंगे सॉइल पॉल्यूशन का कंक्लूजन, किस तरीके से हम सॉइल पॉल्यूशन करते हैं, हमारी एक्टिविटीज कर रही हैं और किस तरीके से हम इससे बच सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि व्हाट इज द नॉइज पॉल्यूशन। अब हमने बात कर ली एयर पॉल्यूशन की, वाटर पॉल्यूशन की, सॉइल पॉल्यूशन की, अब हम बात करेंगे नॉइज पॉल्यूशन की, और फिर हमें एक्सप्लेन करने हैं इसके कॉजेज और इसके इफेक्ट्स। ठीक है, यहां पर जो भी टाइप्स हैं उनके आपको कॉजेज इफेक्ट्स वो जरूर करके जाने हैं, चाहे आपका एयर पॉल्यूशन हो, वाटर पॉल्यूशन हो, सॉइल पॉल्यूशन हो या नॉइज पॉल्यूशन हो। यहां से इसी फॉर्म में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, तो पहले हम नॉइज पॉल्यूशन की बात कर लेते हैं। नॉइज मतलब होता है साउंड, और अगर साउंड हमारा कैसा है, अफेक्टेड है यानी कि डर्टी है, पॉल्यूटेड है, तो दैट्स कॉल्ड द नॉइज पॉल्यूशन। क्लियर? अब यहां पर नॉइज का डर्टी होना किस फॉर्म में मैं बोल रहा हूं, वो बोल रहा हूं लाउडनेस की फॉर्म में, तभी आप उसको नॉइज पॉल्यूशन बोलेंगे। तो नॉइज पॉल्यूशन रेफर्स टू द अनवांटेड और हार्मफुल साउंड्स दैट डिस्टरप्ट द नेचुरल एनवायरनमेंट, यानी कि अनवांटेड या हार्मफुल साउंड जो नेचुरल एनवायरनमेंट को डिस्टर्ब करती है, ह्यूमन एक्टिविटीज को डिस्टर्ब करती है एंड वेल बीइंग, वो आपकी नॉइज पॉल्यूशन कहलाता है। इट अकर्स व्हेन द साउंड लेवल एक्सीड द नॉर्मल लेवल एंड निगेटिवली इंपैक्ट बोथ ऑन द ह्यूमंस एंड द वाइल्ड लाइफ्स, यानी कि ये कब अकर होगी, जब साउंड का लेवल एक्सीड कर जाएगा किसी एक नॉर्मल लेवल से, चाहे वो ह्यूमंस के लिए हो या वाइल्ड लाइफ के लिए हो, है ना। नॉइज पॉल्यूशन कैन रिजल्ट फ्रॉम वेरियस ह्यूमन एक्टिविटीज, जैसा कि आप जानते हैं, फॉर एसोसिएटेड विद द अर्बनाइजेशन एंड द इंडस्ट्रियलाइजेशन, यानी कि अर्बनाइजेशन या इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से आपको नॉइज पॉल्यूशन देखने को मिलता है। जैसे आप नॉइज पॉल्यूशन को इस पिक्चर की हेल्प से बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके आ सकते हैं एग्जाम में। देखिए, ये नॉइज पॉल्यूशन के लिए यहां पर लिखा हुआ है, इधर अर्थ हमने बना दी है, अर्थ के आसपास सब नॉइजिंग सराउंडिंग जो ऑब्जेक्ट हैं वो हमने यहां पर रख दी है। देखिए, ये कोई स्पीकर है जिसमें लाउड आवाज में सॉन्ग्स बज रहे हैं, ये
एयरप्लेन जब जाता है तो उसकी साउंड आप देखिए, जब वो बहुत ज्यादा हाइट पर होता है तब भी आपको उसकी साउंड सुनाई देती है। तो आप देखिए अगर वो पास में है तो कितनी साउंड वो वहां पर क्रिएट करता है। जो व्हीकल्स चलते हैं उनके हॉर्न्स, उनकी आवाज जो है वो भी नॉइज पॉल्यूशन क्रिएट करती है। जो ये लाउड स्पीकर्स लगे होते हैं ये भी कहीं ना कहीं नॉइज प्रोड्यूस करती हैं। इनसे इफेक्ट क्या होगा? इरिटेशन होती है, नर्वसनेस होती है, स्लीप डिस्टरबेंस होता है, ब्लड प्रेशर बढ़ता है। साइड इफेक्ट्स जो नॉइज के होते हैं वो यहां पर है। ठीक है, यहां पर आप 2 पिक्स बना सकते हैं जिसपे आप यहां पर स्टॉप करके इस तरीके से मेंशन कर सकते हैं। और ये एक एक अच्छा इंपैक्ट एग्जामिनर के ऊपर पड़ेगा जब इस तरीके की कॉपी आपकी देखेगा वो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं आगे। जैसे पहला है ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन की आवाज जो है वो भी एक नॉइज पॉल्यूशन क्रिएट करती है। रोड ट्रैफिक है, जैसे रोड पे जो ट्रैफिक है, जहां पर ज्यादा ट्रैफिक रहता है वहां पर आप देखते होंगे नॉइज की समस्या रहती है। ठीक है, वहीं पर दूसरी तरफ अगर हम बात करें एयर ट्रैफिक, एयर ट्रैफिक जैसे कि मैंने अभी बताया आपको, एयरप्लेन अगर आपका बहुत हाइट पर है तब भी आप उसको महसूस कर लेते हैं, सुन लेते हैं कि हाँ एयरप्लेन जा रहा है। तो अगर वो पास में होगा तो आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कितनी लाउडनेस उसकी होती है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें रेल ट्रैफिक, आपने देखा होगा अगर आपका घर या आपके रिलेटिव का किसी का घर रेल ट्रैक के पास है तो वो कितनी उसमें प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है, नॉइज प्रोड्यूस करता है। जब आप सोते हैं या कोई भी आप काम कर रहे हो, किसी भी बंदे से आप फोन पर या वीडियो कॉल पर बात कर रहे हैं तो वो वहां पर डिस्टरबेंस क्रिएट करता है। ठीक है, तो ये आपका ट्रांसपोर्टेशन के कुछ फैक्टर्स हो गए जो नॉइज पॉल्यूशन के लिए क्या कहते हैं, हार्मफुल नॉइज पॉल्यूशन क्रिएट करने में अपना रोल अदा कर रहे हैं, है ना। इंडस्ट्रियल एंड कंस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज भी यहाँ पर नॉइज प्रोड्यूस करती हैं। जैसे इंडस्ट्री, अगर किसी आप फैक्ट्री के पास रहते हैं तो आप उसकी आवाज सुनते होंगे, वो लाउडनेस बहुत ज्यादा होती है जब वो ऑन रहती है या उसमें काम चलता है। कंस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज में आप देखें अगर घर में आप कोई ड्रिल कराते हैं तो उसकी कितनी ज्यादा साउंड्स होती हैं, है ना। या फिर घर पे कोई काम चलता है तो आप उसमें देखते हैं वो वहां पर एक अनवांटेड नॉइज क्रिएट होती है जो आपको इरिटेट करती है, सोने में आपको डिस्टरबेंस प्रोड्यूस करती है ना। तो फैक्ट्रीज एंड द मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स, जैसे कि लार्ज मशीन्स जब चलती हैं फैक्ट्री में, जनरेटर्स चलते हैं, हैवी मशीनरीज यूज होती हैं इंडस्ट्री में, तो उनकी साउंड क्या होती है, लाउड साउंड वो एमिट करते हैं जो कि हार्मफुल होती है एक नॉर्मल लेवल ऑफ साउंड से होने की वजह से। ठीक है, वहीं पर आगे अगर हम बात करें तो कंस्ट्रक्शन साइट्स पे जैसा कि मैंने बताया है ड्रिलिंग हो रही है, हैमरिंग हो रही है, या अदर किसी भी फैक्टर से अदर कंजप्शन ऑफ इक्विपमेंट्स जो यूज हो रहे हैं ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शन, वहां पर आपको नॉइज एक हाई लेवल की देखने को मिलती है। वो आपका नॉइज पॉल्यूशन के लिए मदद वो होती है, आपकी फैक्टर बन जाता है। ठीक है, या सोर्स बन जाता है नॉइज पॉल्यूशन का। चलिए नेक्स्ट है अर्बनाइजेशन। अर्बनाइजेशन में अभी आपने देखा बड़ी बड़ी सिटीज में ज्यादा ट्रैफिक होगा, ज्यादा कंस्ट्रक्शन का काम होगा, ज्यादा इंडस्ट्रीज होंगी, तो उस वजह से वहां पर नॉइज पॉल्यूशन ज्यादा देखने को मिलता है। जैसे सिटी लाइफ्स, हाई पॉल्यूशन density leads to the various noise sources such as the public transportation, street vendors, honking cars and loud music. These are all the reasons for the noise pollution. ठीक है, रेस्पॉन्सिबल होंगे। नाइट लाइफ की बात करें तो बार्स रहते हैं बड़ी बड़ी सिटीज में, नाइट क्लब्स होते हैं, एंटरटेनमेंट्स के लिए आपके अलग अलग चीजें वहां पर रहती हैं। वेन्यू कंट्रीब्यूशन टू द नॉइज स्पेशली ड्यूरिंग द लेट आवर्स। ठीक है, तो वहां पर आपको नाइट लाइफ जो अर्बनाइजेशन की है वो भी कहीं ना कहीं आप उसमें देखते हैं नॉइज पॉल्यूशन क्रिएट होता है। ठीक है, आगे बात करें एग्रीकल्चर एक्टिविटीज में, तो जैसे इंडस्ट्रीज एक्टिविटीज थी वैसे ही एग्रीकल्चर एक्टिविटीज भी होती हैं, क्योंकि एग्रीकल्चर में यूज होने वाली मशीनरी बड़ी बड़ी होती हैं। जब वो यूज की जाती हैं तो वो वहां पर एक हाई लेवल ऑफ नॉइज साउंड क्रिएट करती हैं, वो आपके नॉइज पॉल्यूशन को प्रोड्यूस करती हैं। ठीक है, जैसे आप यहां पर देख रहे हैं मशीनरीज में द यूज ऑफ द ट्रैक्टर्स, प्लॉज, harvesters and the other equipments in the farming creates noise pollution in the rural areas। यानी कि जो गांव का क्षेत्र होता है वहां पर भी ये मशीनरी जब यूज होती हैं तो वो कहीं ना कहीं नॉइज पॉल्यूशन क्रिएट करती हैं। इज दैट क्लियर? आजकल तो डीजे जो बजता है वो इतना लाउड बजता है, वही चाहे आप अर्बनाइजेशन में देख लें या रूरल एरियाज में देख लें, सब में वो नॉइज पॉल्यूशन क्रिएट करता ही करता है। ठीक है, वहीं पर हाउस होल्ड एप्लियंस की बात कर लें, जैसे घरों में हम मिक्सी का यूज करते हैं, वॉशिंग मशीन का यूज करते हैं, या अदर ऐसी एक्टिविटीज का यूज करते हैं, मशीनरी का यूज करते हैं जो एक लार्ज या लाउड अमाउंट ऑफ साउंड क्रिएट करता है, तो वो भी एक फैक्टर है, रीजन है साउंड या नॉइज पॉल्यूशन को
क्रिएट करने का। डोमेस्टिक एप्लियंस जैसे कि वैक्यूम क्लीनर हो गया, एयर कंडीशनर हो गया, वॉशिंग मशीन्स हो गई हैं, है ना, तो ये जब यूज होती हैं, इनको हम ऑन करते हैं, इन पर काम करते हैं, तो वो नॉइज पॉल्यूशन क्रिएट करती हैं, क्योंकि इनका नॉइज का जो लाउडनेस है वो नॉर्मल लाउडनेस से ज्यादा होता है। और जब भी आपका किसी भी नॉइज का लाउडनेस नॉइज नॉर्मल लेवल से ज्यादा होगा तो वो नॉइज पॉल्यूशन का कारण होगा। ठीक है, नेचुरल सोर्सेज में अगर मैं बात करूं तो नेचुरल सोर्सेज में जैसे आप देखते हैं ना, बरसात के मौसम में बिजली तड़कती है, तो वो भी एक नॉइज पॉल्यूशन का रीजन हो गया है ना। अर्थ वॉर्म्स आते हैं तो वो भी एक नॉइज पॉल्यूशन का कारण हो जाता है ना। तो वाइल नॉट कॉज्ड बाय द ह्यूमन एक्टिविटीज, नेचुरल इवेंट्स आल्सो द थंडर स्टॉर्म्स, अर्थक्वेक्स, वॉल्केनिक, ये सब आपके नॉइज पॉल्यूशन को क्रिएट करते हैं। तो ये कहीं ना कहीं आपका कंट्रीब्यूशन करते हैं नॉइज पॉल्यूशन में, लेकिन कंपेयर टू द ह्यूमन एक्टिविटीज इनका कंट्रीब्यूशन कम रहता है, जैसे कि हमने सॉइल पॉल्यूशन में भी बात की थी नेचुरल सोर्सेज की। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये नॉइज पॉल्यूशन क्रिएट करते हैं। आई होप नेचुरल सोर्सेज, ये सारी चीजें आपको स्टेप बाय स्टेप सारी क्लियर हो रही होंगी नॉइज पॉल्यूशन को लेकर। ठीक है, चलिए अब इफेक्ट्स क्या है नॉइज पॉल्यूशन की। हेल्थ पे सबसे ज्यादा इफेक्ट पड़ता है। हेल्थ इफेक्ट्स ऑन द ह्यूमंस पर भी, अदर स्पेसीज पर, सब पर आपका नॉइज पॉल्यूशन का इफेक्ट देखने को मिलता है। जैसे हियरिंग लॉस, यानी कि जो सुनने की क्षमता है वो खत्म हो जाती है। अगर अचानक से आप एकदम से बहुत तेज साउंड किसी के कान के पास बजा देते हैं तो दैट मीन्स वो इतनी हार्मफुल हो सकती है कि वो सुनने की जो उसकी क्षमता है वो डैमेज हो सकती है फॉर द कंप्लीट लाइफ ऑल्सो। ठीक है, तो ये एक इसका इफेक्ट हो जाता है। स्ट्रेस एंड एंजाइटी देखने को मिलती है, मतलब अगर नॉइज बहुत ज्यादा हो रही है, घर में भी कोई काम चल रहा है या पड़ोस में कोई डीजे बज रहा है बहुत लाउडनेस में, तो आपको स्ट्रेस या एंजाइटी होने लगती है जब आप उसको बहुत देर तक सुनते हैं। सर में दर्द होने लगता है, ब्लड प्रेशर बढ़ने लगता है, इस तरीके की समस्याएं आपको वहां पर देखने को मिलती हैं। ठीक है, आगे बात करें कि स्लीप डिस्टर्बेंस, अगर आप सोने जा रहे हैं और आपके घर में कोई कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, वहां पर ड्रिलिंग मशीन चल रही है या फिर जनरेटर चल रहा है या फिर डीजे चल रहा है, तो आपको स्लीपिंग प्रॉब्लम वहां पर होगी। स्लीप आपकी या जो नींद है वो डिस्टर्ब कहीं ना कहीं वहां पर होगी। ठीक है, आगे अगर हम बात करें तो कार्डियोस्कुलर मस्कुलर जो इश्यूज हैं वो भी वहां पर देखने को मिलते हैं। क्रोनिक डिसीज या क्रोनिक जो एक्सपोजर है लाउडनेस से वो भी वहां पर देखने को मिलता है। कार्डियोलर वेस्कुलर इश्यूज आपको नॉइज पॉल्यूशन की वजह से देखने को मिलते हैं। इज दैट क्लियर? चलिए आगे बात कर लेते हैं नेक्स्ट फैक्टर्स या इफेक्ट्स पे। कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट, यानी कि इन द चिल्ड्रंस constant exposure to the noise can impair concentration and the memory, affecting the academic performance। यानी कि कहीं ना कहीं ज्यादा साउंड के पास या बीच में रहने से किसी भी छोटे बच्चे की कंसंट्रेशन पावर जो है वो खत्म हो जाती है, कम हो जाती है, उससे मेमोरी पर इफेक्ट पड़ता है और उससे एकेडमिक परफॉर्मेंस उसकी क्या हो जाती है, अफेक्ट हो जाती है, डिस्टर्ब हो जाती है। ठीक है, तो ये भी एक फैक्टर है नॉइज पॉल्यूशन का। तो ये आपके हो गए हैं हेल्थ के। अगर इफेक्ट देखें वाइल्ड लाइफ पर तो वहां पर भी इसका इफेक्ट देखने को मिलता है, जैसे डिसरप्शन ऑफ द कम्युनिकेशन, यानी कि जो वाइल्ड लाइफ के बीच में आपस में कम्युनिकेशन होता है वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब होता है ड्यू टू द नॉइज पॉल्यूशन। मैनी एनिमल्स रियरली ऑन द साउंड्स फॉर कम्युनिकेशन, बहुत सारे एनिमल्स होते हैं जो साउंड पर डिपेंड रहते हैं एक दूसरे की कम्युनिकेट करने के लिए। मेटिंग कॉल्स, नेविगेशंस एंड द हंटिंग, कहीं पर किसी को पकड़ लिया है, समस्या हो रही है, तो वो अपनी साउंड से ही दूसरे अपने साथी को इन्फॉर्म करता है, नेविगेट करता है ना, तो वो डिस्टर्ब हो जाता है नॉइज पॉल्यूशन की वजह से। दीज वाइटल एक्टिविटीज लीडिंग टू द डिसऑर्डिनेशन एंड रिड्यूस द रिप्रोडक्टिविटी सक्सेस, तो ये कहीं ना कहीं डिस्टर्ब करता है कम्युनिकेशन वाइल्ड लाइफ की। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें हैबिटेट लॉसेस, हैबिटेट लॉसेस भी वहां पर देखने को मिलते हैं इसी वजह से कि एक्सटेंसिव नॉइज कैन फोर्स एनिमल टू अबैंडन देयर नेचुरल हैबिटेट लीडिंग टू डिसरप्शन इन द इकोसिस्टम, और इस वजह से इकोसिस्टम में डिस्टरबेंस देखने को मिलता है। आगे अगर मैं बात करूं तो चेंजेस इन द माइग्रेशन पैटर्न, और माइग्रेशन पैटर्न में चेंजेस होने लगते हैं, यानी कि वर्ड्स एक जगह से दूसरी जगह पर माइग्रेट करना स्टार्ट कर देती हैं। वर्ड्स एंड माइग्रेन एनिमल्स फॉर एग्जांपल कैन बी ड्राइव अवे फ्रॉम देयर माइग्रेटरी रूट्स ड्यू टू द नॉइज पॉल्यूशन। वो फिर जहां पर हाईवे बना होता है या जहां पर
ज्यादा ट्रैफिक वाली रोड्स होती हैं वहां से वो फिर माइग्रेट करना स्टार्ट कर देते हैं। तो कहीं ना कहीं वाइल्ड लाइफ भी इफेक्ट होती है नॉइज पॉल्यूशन से। इज दैट क्लियर? चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं, एनवायरमेंटल इंपैक्ट क्या होते हैं, एनवायरमेंट पर क्या इंपैक्ट पड़ता है नॉइज पॉल्यूशन का, वो भी देख लेते हैं। रिड्यूस होती है क्वालिटी ऑफ लाइफ, यानी कि जो इकोसिस्टम है उसमें जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो कहीं ना कहीं रिड्यूस हो जाती है। जैसे एक्सेसिव नॉइज पॉल्यूशन डिक्रीज द क्वालिटी ऑफ लाइफ बाय क्रिएटिंग एन अनप्लीसेंट एटमॉस्फेयर, क्योंकि एटमॉस्फेयर इस तरीके का क्रिएट होने लग गया है कि वहां पर लाइफ सर्वाइव नहीं कर पा रही है, यानी कि जो रिलैक्सेशन मिलना था वो रिलैक्सेशन वहां पर नहीं मिल पा रहा है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये क्वालिटी ऑफ लाइफ को रिड्यूस करता है। ठीक है, वहीं पर लोअर प्रॉपर्टी वैल्यूज, यानी कि जैसे आपकी अगर कोई प्रॉपर्टी स्टेशन के पास है या रेलवे ट्रैक के पास है तो उसकी वैल्यू ऑटोमेटिक रिड्यूस हो जाएगी कंपेयर टू द अदर प्रॉपर्टीज। तो यानी कि इकोनॉमिकली भी कहीं ना कहीं लॉस होता है नॉइज पॉल्यूशन का, है ना। आगे बात करें, डिक्रीजिंग द प्रोडक्टिविटी, ऑब्वियसली बात है प्रोडक्टिविटी भी वहां पर डिक्रीज होने लगेगी, क्योंकि वर्क प्लेस जहां पर काम करना है या स्टडी एनवायरमेंट वहां पर नहीं मिल पाता है, तो हाई नॉइज लेवल कैन रिड्यूस द कंसंट्रेशन एंड एफिशिएंसी लीडिंग टू द लोअर प्रोडक्टिविटी, यानी कि वहां पर लोअर प्रोडक्टिविटी, लोअर रिजल्ट वहां पर देखने को मिलता है। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट बात कर लेते हैं, तो ये एनवायरमेंटल इंपैक्ट्स हो गए आपके। आगे बात करते हैं मिटिगेशन ऑफ द नॉइज पॉल्यूशन। मिटिगेशन, कैसे आप नॉइज पॉल्यूशन को कम कर सकते हैं या फिर रिड्यूस कर सकते हैं। तो टू मिटिगेट द इफेक्ट ऑफ द नॉइज पॉल्यूशन मेजर कैन बी टेकन एट इंडिविजुअल, कम्युनिटी एंड द गवर्नमेंट लेवल्स, यानी कि ये सारी चीजें इंडिविजुअली, कम्युनिटी बेसिस पर या गवर्नमेंट के लेवल पर जरूरी हैं। ठीक है, जैसे अर्बन प्लानिंग, यानी कि हमें अर्बनाइजेशन अगर करना है तो उसकी एक प्लानिंग करनी पड़ेगी, डिजाइन करने पड़ेंगे क्वार्टर सिटीज विद साउंड प्रूफ बिल्डिंग्स, यानी कि बिल्डिंग जो है वो साउंड प्रूफ रहेंगी तो बेहतर रहेगा, ताकि पास वाला हमारी साउंड से, हमारे लाउडनेस से डिस्टर्ब ना हो। ग्रीन स्पेसेस आपको बनाने होंगे, नॉइज बैरियर्स आपको क्रिएट करने होंगे। देखिए, रोड के आसपास जो पेड़ लगाने का मोटिव होता है वो ये भी होता है कि आप नॉइज पॉल्यूशन को भी कम करें और एयर पॉल्यूशन को भी कम करें। ठीक है, तो कहने का मतलब यह है कि ग्रीन स्पेसेस आपको बनाने पड़ेंगे या फिर नॉइज बैरियर्स आपको क्रिएट करने पड़ेंगे अगर आपको नॉइज पॉल्यूशन को मिटिगेट करना है, कम करना है या रिड्यूस करना है। ठीक है, चलिए आगे बात कर लेते हैं टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। टेक्नोलॉजी को एडवांस करना पड़ेगा ताकि आप लाउडनेस को कहीं ना कहीं कम कर सकें, है ना। जैसे आप अब देखते हैं ना कि इलेक्ट्रिक जो व्हीकल्स आ रहे हैं, इलेक्ट्रिकल स्कूटर, बाइक जो होती हैं, उनकी साउंड कंपेयर टू द जो आपके फ्यूल पे चलने वाले व्हीकल्स होते हैं उनके कंपैरिजन में कम होती है ना। तो आपको टेक्नोलॉजी में कहीं ना कहीं एडवांसमेंट दिखानी पड़ेगी, क्वाइटर मशीनरीज आपको बनानी पड़ेंगी, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम आपको सही करना पड़ेगा, एप्लियंस जो आ रहे हैं उनको इस तरीके से टेक्नोलॉजी उनमें क्रिएट करनी पड़ेगी कि वो जब यूज किए जाएं तो वो कम आवाज करें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं रेगुलेशंस की। तो गवर्नमेंट्स रूल एंड रेगुलेशंस क्रिएट करे कि नॉइज पॉल्यूशन नहीं करना है। जैसे अब आप लोगों ने देखा होगा कि शादी फंक्शन में या फिर बर्थडे फंक्शन में जो भी नाइट्स में किए जाते हैं, 10 बजे के बाद अप्रोक्सीमेटली सभी जगह बैन है डीजे का यूज करना, है ना। तो कहीं ना कहीं रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाने पड़ेंगे जिससे कि हम नॉइज पॉल्यूशन को कम कर सकें। ठीक है, कंस्ट्रक्शन सिटीज ऐसे साइट्स बनानी पड़ेंगी या फिर इस तरीके से रूल क्रिएट करके आपको प्रोड्यूस करने पड़ेंगे गवर्नमेंट को, ताकि उनका सब पालन करें, फॉलो करें और कहीं ना कहीं नॉइज पॉल्यूशन को रिड्यूस कर सकें। ठीक है, वहीं पर आगे बात करें अवेयरनेस एंड एजुकेशन, जो कि बहुत बहुत जरूरी है और इसी वजह से आप अपने कोर्स में एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी सब्जेक्ट पढ़ भी रहे हैं, है ना। तो एडुकेटिंग द पब्लिक ऑन द हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ द नॉइज पॉल्यूशन एंड अप्रोच नॉइज रिडक्शन बिहेवियर्स। कहने का मतलब यह है कि आपको एजुकेशन और अवेयरनेस भी देनी पड़ेगी नॉइज पॉल्यूशन को लेकर, या नॉइज पॉल्यूशन ही नहीं, सभी टाइप के पॉल्यूशंस के रिगार्डिंग अवेयरनेस और एजुकेशन बहुत बहुत जरूरी है, क्योंकि एजुकेशन से या अवेयरनेस से हमें पता चलेगा कि क्या हार्मफुल इफेक्ट्स हैं इस पर्टिकुलर पॉल्यूशन के। ठीक है, तो ये कुछ मिटिगेशन पॉइंट्स थे नॉइज पॉल्यूशन को खत्म करने के लिए, मिटिगेट करने के लिए। तो आई होप आप लोगों को क्लियर हो गए होंगे सारे पॉइंट्स और बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गए होंगे। ठीक है, तो ये है हमारा हेल्पलाइन नंबर 8273708952। कोई भी समस्या अगर आपकी है तो आप इस नंबर के माध्यम से हमसे जुड़ सकते हैं। अगर वीडियो स्टार्टिंग में आप लोगों ने शेयर नहीं की है बच्चा पार्टी, तो आप वीडियो को जरूर शेयर कर दें ताकि सभी बच्चों तक वीडियो
पहुंच सके और बच्चे लाभ उठा सके। क्वेश्चन नंबर 5 की, तो क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि डिस्कस अबाउट द इफेक्ट ऑफ पॉल्यूशन ऑन द ह्यूमन हेल्थ एंड द इकोनॉमी। इससे पहले आपने सारे टाइप के जो पॉल्यूशन हैं जो आपके सिलेबस में दिए हुए हैं वो आपने पढ़ लिए हैं। एयर पॉल्यूशन हो गया, वाटर पॉल्यूशन हो गया, नॉइज पॉल्यूशन हो गया, सॉइल पॉल्यूशन हो गया, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं। अब उन सबको पढ़ने के बाद आपको ये भी पता चल गया होगा कि क्या इफेक्ट है सभी पॉल्यूशंस का ह्यूमन हेल्थ पर। बेसिकली हमने जब उन सबको डिस्कस किया है तो कहीं ना कहीं लिटिल बिट हमने इसके बारे में भी बात की है कि किसी पर्टिकुलर जो पॉल्यूशन है उसका क्या इफेक्ट ह्यूमन की हेल्थ पर पड़ता है या किसी अन्य स्पीसीज की हेल्थ पर क्या उसका इफेक्ट होता है। साथ ही साथ हेल्थ के साथ साथ इसका इकोनॉमिक पे भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसका आंसर किस तरीके से आप लिखेंगे, तो सबसे पहले हम बात करते हैं पॉल्यूशन की और उसकी एक पर्टिकुलर डेफिनेशन या उसको अगर मैं बताना चाहूँ तो आपको, तो पॉल्यूशन हैज़ वाइड रेंजिंग इफेक्ट ऑन द बोथ ह्यूमन हेल्थ एंड द इकोनॉमी। बहुत वाइड रेंज में या बहुत वाइड क्षेत्र में आपको इसके इफेक्ट देखने को मिलते हैं ह्यूमन हेल्थ पर एज वेल एज एट द इकोनॉमी। दीज इफेक्ट्स स्टीम फ्रॉम वेरियस टाइप ऑफ पॉल्यूशन। ये ऐसा नहीं किसी एक पर्टिकुलर पॉल्यूशन की हम बात कर रहे हैं, हर एक टाइप के पॉल्यूशन से ये आपको इफेक्ट्स देखने को मिलेंगे, जैसे इंक्लूडिंग एयर पॉल्यूशन हो गया, वाटर पॉल्यूशन हो गया है, सॉइल पॉल्यूशन हो गया है या नॉइज पॉल्यूशन जो कि आपके सिलेबस में गिवन है। ईच कंट्रीब्यूटिंग टू ए डेक्लाइन इन द पब्लिक वेल बीइंग एंड द इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। कहीं ना कहीं ये सब कंट्रीब्यूट करते हैं पूरे पब्लिक में या उसकी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी में। लेट्स एक्सप्लोर हाउ पॉल्यूशन इंपैक्ट द ह्यूमन हेल्थ एंड द इकोनॉमी इन द डिटेल। अब हम इसको डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉल्यूशंस जो हैं वो हमारी हेल्थ और हमारी इकोनॉमी को इफेक्ट करते हैं। चलिए वन बाय वन हम इस पे डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे हम इफेक्ट ऑफ पॉल्यूशन ऑन द ह्यूमन हेल्थ। देखिए जिस सीक्वेंस में आपसे क्वेश्चन पूछा गया है आप कोशिश करें कि उसी सीक्वेंस में उसका आंसर दें। पहले आपसे इफेक्ट्स पूछा गए हैं ह्यूमन हेल्थ पर, तो सबसे पहले हम ह्यूमन हेल्थ पर उसके क्या इफेक्ट्स होते हैं उन्हीं को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो पहला पॉइंट अगर हम देखें जो कि हम पढ़कर आए हैं एयर पॉल्यूशन, तो एयर पॉल्यूशन का क्या इफेक्ट होगा ह्यूमन हेल्थ पर वो हम देख लेते हैं। फर्स्ट वन इज द रेस्पिरेटरी डिसीज। जैसा आप जानते हैं एयर पॉल्यूशन का मतलब ही ये है कि जो आप सांस ले रही हैं, जिस एयर में आप सांस ले रही हैं वो एयर अगर डर्टी है, वो एयर अगर टॉक्सिक मटेरियल से घिरी हुई है तो आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम खराब होगा, यानी कि आपको जो सांस लेने की क्षमता है वो आपकी कहीं ना कहीं उससे अफेक्ट होगी। तो एक्सपोजर टू द एयर पॉल्यूटेंट्स सच एज द पार्टिकुलेट मैटर, nitrogen dioxide, sulfur dioxide and the ozone can cause the respiratory issues like the asthma, chronic bronchitis and the emphysema। ये सब चीजें आपको रेस्पिरेटरी डिसीज के अंतर्गत देखने को मिलती हैं ड्यू टू द डर्टी एयर। यानी कि एयर में अगर हार्मफुल गैसेस या हार्मफुल पार्टिकल्स अवेलेबल हैं तो जब आप सांस लेंगे तो ये सारे पार्टिकल्स आपके सांस के साथ साथ आपके बॉडी में जाएंगे और कहीं ना कहीं वो आपको इफेक्ट करेंगे रेस्पिरेटरी फॉर्म में। फाइन पार्टिकल्स जैसे कि कैन पेनिट्रेट द डीप इनटू द लंग्स एग्रेविएटिंग द एक्साइटिंग लंग्स कंडीशन। यानी कि जो बहुत छोटे पार्टिकल्स होते हैं, बहुत फाइन पार्टिकल्स होते हैं, वो उस हवा में जो रहते हैं वो सांस लेते समय हमारे लंग्स में चले जाते हैं और वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट हमारे लंग्स को करते हैं। ठीक है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट एक और गैस रह गई है, दैट्स द कार्बन डाइऑक्साइड CO2, जो कि बहुत ज़्यादा हार्मफुल रहती है हमारे लंग्स के लिए। ठीक है, तो आई होप रेस्पिरेटरी डिसीज के बारे में आपको समझ में आया होगा कि एयर पॉल्यूशन का बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है हमारे लंग्स पर, हमारे सांस लेने की क्षमता पर। इज दैट क्लियर? चलिए नेक्स्ट है कार्डियोवैस्कुलर डिसीज। यानी कि एयर जो पॉल्यूटेड एयर है उसको में अगर हम सांस लेते हैं रेगुलरली ज़्यादा टाइम के लिए तो कहीं ना कहीं हमारा कार्डियोवैस्कुलर डिसीज यानी कि कार्डियो मतलब जैसे अटैक आना या स्ट्रोक होना, अटैक का हाई ब्लड प्रेशर होना, इस तरीके की समस्याएं हमें देखने को मिल जाती हैं। तो लॉन्ग टर्म एक्सपोजर टू द एयर पॉल्यूशन इज स्ट्रांगली लिंक टू द कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम्स। देखिए इससे पहले हमने जो रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम देखी है उसमें आपको जल्द तुरंत एहसास होना लगता है। अगर आप एयर पॉल्यूटेड एयर में सांस ले रहे हैं तो आपको सांस लेने में वहाँ पर समस्या होती है। लेकिन कार्डियोवैस्कुलर डिसीज का मतलब ये है कि अगर आप लॉन्ग टाइम के लिए एयर पॉल्यूटेड रीजन में रह रहे हैं, सांस ले रहे हैं, जीवन व्यापन कर रहे हैं, तो आपको कार्डियोवैस्कुलर डिसीज या प्रॉब्लम्स हो जाएंगी, जैसे हार्ट अटैक, स्ट्रोक्स एंड हाई ब्लड प्रेशर एज इट कॉजेज इन्फ्लामिनेशन एंड द ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस इन द बॉडी। यानी कि कहीं ना कहीं ये बॉडी को, आपकी हेल्थ को रेगुलर बेसिस पर जो आप जी रहे थे, जो आप अपनी लाइफ को आगे बढ़ा रहे थे, वो कहीं ना कहीं अफेक्ट होगी आपकी एयर पॉल्यूटेड जो पॉल्यूशन आपका है जिसमें आप सांस ले रहे हैं, अपना जीवित रह रहे हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं।
नेक्स्ट है कैंसर, जो कि आज के समय में बहुत ही भयानक और खतरनाक बीमारी है। प्रोलॉन्ग्ड एक्सपोजर टू द पॉल्यूटेंट्स लाइक द बेंजीन, फॉर्मेलिडाइंस एंड अदर carcinogens in the polluted air can increase the risk of lungs cancer and the other cancers। यानी कि कुछ आपके पॉल्यूटेंट्स एयर में ऐसे होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा हार्मफुल होते हैं हमारे लंग्स के लिए, और कहीं ना कहीं दे विल कॉज द लंग कैंसर, यानी कि लंग्स कैंसर के लिए वो जिम्मेदार होते हैं, और वो आपका पॉल्यूटेड एयर के कारण ही होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट है प्री मैच्योर डेथ्स, यानी कि कम उम्र में डेथ होना, ये भी आपका एयर पॉल्यूशन के कारण हो सकता है। अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी कि WHO, एयर पॉल्यूशन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर मिलियंस ऑफ प्री मैच्योर डेथ एनुअली वर्ल्ड वाइड। अगर पूरे विश्व में अगर हम देखें तो WHO की रिपोर्ट के अनुसार एयर पॉल्यूशन कहीं ना कहीं रेस्पॉन्सिबल होता है मिलियंस ऑफ प्री मैच्योर डेथ। ये हम इंडिया की बात नहीं कर रहे हैं, अगर हम ऑल ओवर द वर्ल्ड बात करते हैं तो, पर्टिकुलरली ड्यू टू कार्डियोवास्कुलर्स एंड द रेस्पिरेटरी डिसीज, यानी कि जो कार्डियोवास्कुलर डिसीज और रेस्पिरेटरी डिसीज हमने पीछे डिस्कस की हैं, वो उनके कारण कहीं ना कहीं प्री मैच्योर यानी कि कम उम्र में डेथ हो जाती है। ठीक है, तो आई होप आप समझ गए होंगे जो पॉल्यूटेड एयर है उसमें अगर हम सांस ले रहे हैं, उसमें रह रहे हैं, तो किस तरीके से वो हमारे हेल्थ को इफेक्ट करेगा। इज दैट क्लियर? चलिए आगे बात कर लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की अगर मैं बात करूं, मेंटल हेल्थ, तो मेंटल हेल्थ पर भी इसका बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। रिसेंट स्टडीज सजेस्ट दैट एयर पॉल्यूशन में ऑल्सो अफेक्ट द ब्रेन हेल्थ। देखिए डे बाय डे जो एनवायरमेंटल इश्यूज हैं उनका क्या क्या इफेक्ट हमारे हेल्थ पर या फिर किसी अन्य स्पीसीज की हेल्थ पर पड़ रहा है, वो डे बाय डे उस पर रिसर्च चलती रहती है। तो पॉल्यूटेड एयर्स में रहने वाले पर्सनस का अगर हमने टेस्ट किया, उन पर रिसर्च की, तो कहीं ना कहीं पॉल्यूटेड एयर की वजह से मेंटल हेल्थ पर भी इशू होता है ना। ब्रेन हेल्थ लीडिंग टू कॉग्निटिव डेक्लाइंस, एंजाइटी एंड डिप्रेशन एंड अदर मेंटल हेल्थ कंडीशंस। कहीं ना कहीं डिप्रेशन, एंजाइटी, इस तरीके की समस्याएं देखने को मिलती हैं। इज दैट क्लियर? तो हर एक फैक्टर में, हर एक फील्ड में कहीं ना कहीं हमारी हेल्थ पर इफेक्ट होता है एयर पॉल्यूशन का। चलिए अब दूसरा मेन इंपॉर्टेंट जो पार्ट है हमारी लाइफ के लिए, सर्वाइव करने के लिए, वो है वाटर। और वाटर अगर पॉल्यूटेड है तो उसका भी हमारी हेल्थ पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट होगा। जब हम सेकंड यूनिट कवर करेंगे, अभी हमने थर्ड यूनिट स्टार्ट कर दी थी फर्स्ट के बाद, तो सेकंड यूनिट में आप जो वाटर से होने वाली डिजीज हैं उसके बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे कि वाटर में होने वाली या वाटर से होने वाली जो पॉल्यूटेड वाटर हम कंज्यूम करते हैं, ड्रिंक करते हैं, उससे क्या मेन डिसीज आपको होती हैं, उसके बारे में हम वहाँ पर डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो वाटर अगर पॉल्यूटेड है तो उससे हमारी हेल्थ पर क्या क्या इफेक्ट पड़ेगा। सबसे पहले इन्फेक्शन डिसीज हमें होंगी, जैसे कि कंटामिनेटेड वाटर ऑफ्टन कंटेन्स पैथोजेंस इंक्लूडिंग द बैक्टीरियाज, वायरस एंड द parasites which can cause the disease such as the cholera, dysentery and the typhoid। यानी कि अगर आप पॉल्यूटेड वाटर ड्रिंक करते हैं तो उससे इन्फेक्शन डिसीज बहुत ज़्यादा होने के चांसेस रहते हैं, जैसे कि बैक्टीरियाज अगर उसमें है, वायरस अगर उसमें है, पैरासाइट्स अगर उसमें हैं, तो आपको कोलेरा हो जाएगा, डिसेंट्री हो जाएगा या टाइफाइड हो जाएगा। तो इस तरीके की समस्याएं आपको वाटर जो पॉल्यूटेड है उसको कंज्यूम करने से देखने को मिलती हैं। नेक्स्ट पॉइंट की अगर मैं बात करता हूं यहाँ पर, केमिकल पॉइजनिंग। केमिकल्स भी आपको कहीं ना कहीं थ्रू द वाटर आपकी बॉडी में जाते हैं, जैसे टॉक्सिक केमिकल्स फ्रॉम इंडस्ट्रियल इन्फ्लुएंस, एग्रीकल्चर रन-ऑफ्स एंड द अनट्रीटेड सीवेज कैन कंटामिनेटेड ड्रिंक वाटर। यानी कि आपने जब वाटर पॉल्यूशन हमने पढ़ा था उस क्वेश्चन में हमने डिटेल में इन चीज़ों के बारे में आपको बताया कि वाटर जो पॉल्यूट होता है वो किस किस वजह से होता है। तो उसमें जब से सबसे पहले अगर मैं बात करूं, इंडस्ट्री का जो वेस्ट होता है वाटर की फॉर्म में, लिक्विड की फॉर्म में, वो रिवर्स में जाकर मिलता है। अब रिवर में जाकर मिलेगा तो आसपास के क्षेत्र में उस रिवर के कारण जो अर्थ के अंदर वाटर है उसमें इफेक्ट होना स्टार्ट हो जाता है, अगर वो लॉन्ग समय से उस रिवर के वाटर में मिल रहा है। वहीं पर एग्रीकल्चर में जो भी हम पेस्टिसाइड्स यूज कर रहे हैं, केमिकल्स यूज कर रहे हैं, वो भी कहीं ना कहीं अर्थ वाटर को भी इफेक्ट करता है, और वो फिर जब हम उसको ड्रिंक करेंगे, पीने में यूज करेंगे, तो वो केमिकल्स धीरे धीरे हमारी बॉडी में वाटर के थ्रू जाएंगे और वो कहीं ना कहीं हमें पॉइजनिंग हमारी बॉडी में क्रिएट करते चले जाएंगे, लीडिंग टू द पॉइजनिंग। एंड लॉन्ग टर्म अगर हम इस वाटर को या इस तरीके के रीजन में हम बहुत ज़्यादा समय तक रह रहे हैं तो एकदम से उसका इफेक्ट हमें नहीं दिखाई देगा, लेकिन लॉन्ग टाइम बाद हमें बहुत सारी चीज़ों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे हार्मफुल केमिकल्स विद द हेल्प ऑफ वाटर हमारी बॉडी में एंटर कर जाएंगे। ठीक है, लॉन्ग टर्म एक्सपोजर टू हैवी मेटल लाइक द लेड, मरकरी, आर्सेनिक
कैन कॉज द ऑर्गन डैमेज। यानी कि जब हम बात करेंगे सेकंड यूनिट की तो उसमें हम आर्सेनिक की अगर मात्रा अधिक हो जाए तो क्या इफेक्ट होगा, है ना, लेड की अधिक मात्रा हो जाए क्या इफेक्ट होगा, सल्फर की अधिक मात्रा वाटर में हो तो क्या इफेक्ट होगा, ये सारी चीजें हम वहां पर पढ़ेंगे। और आगे बात करें, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर भी होने के चांसेस रहते हैं, एंड डेवलपमेंट्स प्रॉब्लम, यानी कि जो हमारी बॉडी में डेवलपमेंट्स होने थे समय समय पर अकॉर्डिंग टू एज, तो वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो जाते हैं, स्पेशली इन द चिल्ड्रंस, छोटे बच्चों में स्पेशली ये चीज कही गई है। तो कहने का मतलब ये है, अगर पॉल्यूटेड वाटर हम कंज्यूम कर रहे हैं, ड्रिंक कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उसकी हेल्प से या उसके थ्रू हमारी बॉडी में डिफरेंट टाइप्स के केमिकल्स एंटर कर जाते हैं, जो कि हमें हमारी हेल्थ को अनेक फील्ड्स में, अलग अलग फील्ड्स में अफेक्ट करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट है रिप्रोडक्टिव एंड द डेवलपमेंट इश्यूज। जैसा कि मैंने बताया, चिल्ड्रंस में अगर शुरू में ही बच्चे ऐसा वाटर पी रहे हैं जो कि केमिकल पॉइजनिंग है, तो वो आप उन बच्चों की कहीं ना कहीं डेवलपमेंट, हर तरीके के डेवलपमेंट, चाहे आप फिजिकल डेवलपमेंट देख लें, मेंटल डेवलपमेंट देख लें, सबको कहीं ना कहीं इफेक्ट करेगा, क्योंकि जो हार्मफुल केमिकल उसकी बॉडी में जा रहे हैं वो कहीं ना कहीं उसके डेवलपमेंट के रास्ते में बाधा बनेंगे। इज दैट क्लियर? तो आई होप आप समझ गए होंगे वाटर पॉल्यूटेड अगर हम कंज्यूम करते हैं, ड्रिंक करते हैं, तो किस तरीके से वो हमारी हेल्थ को अफेक्ट करता है। चलिए आगे बात कर लेते हैं सॉइल पॉल्यूशन की। हमने एक सॉइल पॉल्यूशन पढ़ा था, तो उसका भी कितना इफेक्ट हमारी बॉडी पर पड़ता है, वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं। हेल्थ रिस्क फ्रॉम द कंटामिनेटेड फूड। देखिए, सॉइल पॉल्यूटेड का मतलब है जो हम फूड खा रहे हैं वो कंटामिनेट होना है। क्यों? क्योंकि सॉइल पॉल्यूटेड है तो उसी में हमारे खाने पीने की चीजें उगाई जा रही हैं, उसी में हम क्या कर रहे हैं, प्रोड्यूस कर रहे हैं, है ना। तो वही जब पॉल्यूटेड है तो कहीं ना कहीं उस जो हमने फसल उगाई है, जो हमने क्रॉप उगाई है, उसमें भी उसका इफेक्ट जाएगा, और जब हम उसको कंज्यूम करेंगे देन इट विल हार्म फॉर आवर हेल्थ। तो पेस्टिसाइड्स, heavily metals and other chemical in the soil can enter the food chain through the crops। भाई फूड चेन जो हमने डिस्कस की थी, उसकी जो क्रॉप चेन है उसमें ये एंटर कर जाते हैं, और जब हम उसको कंज्यूम करेंगे या स्पेसीज उसको खाएंगी तो कहीं ना कहीं वो उसकी बॉडी में कुछ ना कुछ ऐसी चीजें, पॉइजनिंग चीजें पहुंच जाएंगी जो कि हमारी हेल्थ को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाएंगे, है ना, लीडिंग टू द पॉइजनिंग। और लॉन्ग टर्म एक्सपोजर टू द कंटामिनेटेड फूड कैन कॉज द वेरियस डिसीज। जैसे कि आजकल के समय में जो युवा लोग हैं, युवा बच्चे हैं, आप लोगों की उम्र के, इनको फास्ट फूड खाना बहुत पसंद है, जो कि बहुत ही हार्मफुल है आप लोगों की बॉडी के लिए। ये इसका असर अभी आपको नहीं दिखता है, लेकिन जैसे जैसे आप धीरे धीरे इसको डे बाय डे कंज्यूम करते जाते हैं तो इसका इफेक्ट आपकी बॉडी में लॉन्ग टाइम बाद देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें लॉन्ग टर्म एक्सपोजर के बारे में इसमें कहा गया है कि ये एकदम से आपको महसूस नहीं होंगी, ये लॉन्ग टाइम जाकर आपको इस चीजों का सामना करना पड़ेगा, हेल्थ इश्यूज का, इंक्लूडिंग कैंसर, न्यूक्लोलॉजिकल डिसऑर्डर एंड द डाइजेस्टिव इश्यूज। बहुत सारी समस्याओं का आपको सामना करना पड़ता है, जैसे आपको डाइजेस्टिव इश्यूज होने लगेंगे। अभी तो आपकी बॉडी इतनी मैच्योर है कि वो धीरे धीरे अपनी पूरी ताकत लगाती चली जाएगी, लेकिन जैसे ही उसका पूरा होल्ड ऑन खत्म हो जाएगा तो फिर आपको समस्याएं होनी स्टार्ट हो जाएंगी। यानी कि अगर आप कुछ भी खाएंगे तो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम इतना कमजोर हो जाएगा कि वो आपके उस खाने को डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा, फिर उससे बहुत सारी समस्याएं आपको क्रिएट होने लगेंगी। कैंसर तक यहाँ पर आपका सॉइल पॉल्यूशन से बताया जा रहा है। न्यूक्लियर डिसऑर्डर भी आपको देखने को मिलता है ड्यू टू द सॉइल पॉल्यूशन। चलिए आगे बात कर लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। नेक्स्ट पॉइंट है वाटर कंटामिनेशन। भाई सॉइल पॉल्यूटेड है तो जैसा कि मैंने ग्राउंड वाटर की बात की थी वाटर पॉल्यूशन में, तो पॉल्यूटेड सॉइल में ग्राउंड वाटर का जो लेवल है या जो उसका ग्रेड है वो कहीं ना कहीं डिक्रीज हो जाएगा, उसका जो लेवल है। यानी कि पॉल्यूटेड सॉइल कैन लीच toxin into the groundwater and surface water, affecting the quality of drinking waters, irrigation and the ओवरऑल इकोसिस्टम हेल्थ। मतलब कहने का ये है कि पॉल्यूटेड वाटर जो है वो ड्यू टू द सॉइल पॉल्यूशन भी आपको देखने को मिलता है, क्योंकि जो ग्राउंड वाटर है या सरफेस वाटर जिसमें आप एग्रीकल्चर कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं अफेक्ट हो रहा है, और उससे आपके ड्रिंकिंग वाटर की क्वालिटी, इरिगेशन की क्वालिटी या ओवरऑल इकोसिस्टम की हेल्थ जो है वो डिस्टर्ब हो जाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। अगर हम नेक्स्ट चलें तो नेक्स्ट है नॉइज पॉल्यूशन। नॉइज पॉल्यूशन भी कहीं ना कहीं हमारी हेल्थ पर बहुत खतरनाक फैक्टर्स या अफेक्ट करता है हमारी बॉडी पर। जैसे मैंने जब नॉइज पॉल्यूशन आपको पढ़ाया था तो
इरिटेशन हमको होने लगती है, जो नींद आने की हमारी कैपेसिटी है वो डिक्रीज हो जाती है, नींद नहीं आ पाती है ना, मेंटल डिसऑर्डर आपको देखने को मिलता है। तो बहुत सारी चीज़ें आपको नॉइज पॉल्यूशन में भी देखने को मिलती हैं। ठीक है, तो अगर हम पहली बात करें स्ट्रेस एंड एंजाइटी, यानी कि हमें स्ट्रेस और एंजाइटी महसूस होने लगती है अगर हम नॉइज पॉल्यूटेड रीजन में रह रहे हैं, जहां पर ज़्यादा ट्रैफिक है, अगर हम उस रीजन में रहते हैं तो हमें कहीं ना कहीं स्ट्रेस और एंजाइटी का सामना करना पड़ता ही पड़ता है ना। कॉन्स्टेंट एक्सपोजर टू द लाउड नॉइज कैन लीड टू द स्ट्रेस, एंजाइटी एंड द स्लीप डिस्टर्बेंस, यानी कि एंजाइटी, स्ट्रेस, स्लीप डिस्टर्बेंस हमें देखने को मिलेगी। क्रॉनिक नॉइज एक्सपोजर हैज बीन लिंक्ड टू द हायर लेवल ऑफ द कॉर्टिसोल, यानी कि स्ट्रेस हार्मोन जो है वहां पर इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाते हैं हमारी बॉडी में, विच अफेक्ट द ओवरऑल हेल्थ, और उस वजह से हमारे पूरी हेल्थ या पूरा डेली का जो रूटीन है वो डिस्टर्ब हो जाता है। ऑब्वियसली बात है, अगर आप किसी काम को कर रहे हैं और आप स्ट्रेस में हैं तो आप 100% वहां पर अपना नहीं दे पाएंगे, या फिर अगर आप की स्लीपिंग आवर्स जो है वो डिस्टर्ब हो रही हैं तो आप किसी भी काम में 100% अपना नहीं दे पाएंगे। तो दैट मीन्स नॉइज पॉल्यूशन का भी आपकी ओवरऑल हेल्थ पर इफेक्ट होता है। एंड कार्डियोवास्कुलर प्रॉब्लम्स भी यहाँ पर देखने को मिलती हैं, जैसे कि हाई ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन, आपको उसका सामना करना पड़ता है। अगर आप किसी बात को समझाना चाह रहे हैं किसी को और उसके आसपास जहाँ पर आप हैं वहाँ पर बहुत ज़्यादा नॉइज हो रही है या पॉल्यूटेड नॉइज है तो आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। ठीक है, जैसे कोई टीचर ही है अगर क्लास में पढ़ाता है और बच्चे वहाँ पर कुछ बच्चे शोर कर रहे हैं तो आप अचानक से देखते हैं कि जो टीचर आपको पढ़ा रहा था क्लासरूम में उसका ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, यानी कि वो एकदम से गुस्सा हो जाता है उन बच्चों पर जो कि क्लास में आवाज कर रहे थे, फिर उनको वो डांटते हैं। दैट मीन्स कहीं ना कहीं आपका नॉइज पॉल्यूशन का आपके ब्लड प्रेशर, आपके स्ट्रेस, आपकी एंजाइटी इस फॉर्म में आपको हेल्थ में अफेक्ट करता है। ठीक है, हार्ट डिसीज आपको देखने को मिल सकती हैं, इंक्रीज द रिस्क ऑफ द स्ट्रोक्स, ये सारी समस्याएं आपको हेल्थ के फील्ड में नॉइज पॉल्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखने को मिलेंगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगर मैं बात करूं हियरिंग लॉस, ऑब्वियसली बात है अगर आप उस रीजन में रह रहे हैं जहां पर नॉइज की लाउडनेस या साउंड की लाउडनेस बहुत ज्यादा है तो आपकी हियरिंग यानी कि सुनने की क्षमता भी खत्म हो सकती है। प्रोलॉन्ग्ड एक्सपोजर टू द हाई लेवल ऑफ नॉइज कैन लीड टू द परमानेंट हियरिंग इम्पेयरमेंट, यानी कि अगर आप इस चीज को मतलब प्रैक्टिकली करके देखना चाहें तो आप अगर 2 दिन अपने हेडफोन से लाउड आवाज में गाने सुनकर देंगे फिर आप महसूस करेंगे कि आपकी जो हियरिंग कैपेसिटी है वो थोड़ा लिटिल बिट डिस्टर्ब होती है। अगर आप लाउड साउंड में गाने सुन रहे हैं उसके जैसे ही आपने गाने बंद किए तो उसके कहीं ना कहीं थोड़े समय के लिए आपको ऐसा लगता है कि आपके कान गूंज रहे हैं या आपको आवाज बिल्कुल क्लियर नहीं आ पा रही है अगर कोई आपको कुछ सुनाना चाह रहा है, बताना चाह रहा है ना। तो हियरिंग प्रॉब्लम यानी कि हियरिंग की जो लॉस है वो आपको उसका सामना करना पड़ सकता है अगर आप हाई लेवल साउंड या हाई लेवल नॉइज में रहते हैं बहुत ज्यादा समय के लिए। इज दैट क्लियर? तो ये नॉइज पॉल्यूशन के कुछ इफेक्ट्स थे हमारी हेल्थ पर। आई होप आपको समझ में आ गए होंगे। तो एट द एंड अगर हम इकोनॉमिक इफेक्ट्स की बात करें इन सभी टाइप्स के पॉल्यूशन से तो हेल्थ केयर कॉस्ट बढ़ जाती है हमारी, चाहे आप एयर पॉल्यूशन से अफेक्ट हो या वाटर पॉल्यूशन से या सॉइल पॉल्यूशन से या नॉइज पॉल्यूशन से। वहीं पर लॉस ऑफ प्रोडक्टिविटी हमारी घट जाती है क्योंकि हम अपने उस काम में 100% नहीं दे पाते हैं। एग्रीकल्चरल लॉसेज भी हमें देखने को मिलते हैं क्योंकि जो क्रॉप हम उगा रहे हैं, जो केमिकल्स हम उस क्रॉप को उगाने के लिए सॉइल में मिला रहे हैं तो सॉइल की फर्टिलिटी जो है लेवल वो भी डिक्रीज हो जाता है। वहीं पर टूरिज्म इंडस्ट्रीज भी इकोनॉमिकली इफेक्ट होती हैं क्योंकि अगर हम वाटर में पॉल्यूशन करेंगे या फिर उस क्षेत्र में हम उस क्षेत्र को पॉल्यूट करेंगे तो आपका टूरिज्म का लेवल जो है वो डिक्रीज हो जाएगा। अगर आप कहीं घूमने जाते हैं तो आप वहां पर क्या चाहते हैं, वहां पर आप चाहते हैं साफ सुथरा हो, सफाई हो, बिल्कुल क्लीन हो सारी चीजें, तो आपको अच्छा लगता है। यदि आप ऐसी जगह पर घूमने गए, आपको बहुत एक्साइटमेंट था कि मैं यहाँ पर घूमने जा रहा हूँ और वहां का रीजन आपने देखा इतना गंदगी वहां पर है, तो क्या आपका मन करेगा अगली बार फिर वहां जाने का? नहीं करेगा, ऑब्वियसली बात है। तो कहीं ना कहीं ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉल्यूशंस जो हैं ये टूरिज्म को भी इफेक्ट करते हैं। वहीं पर डैमेज ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा जो है उसको भी ये डैमेज करते हैं, यानी कि पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर डिस्टर्ब हो जाता है। एनवायरमेंटल एंड इकोसिस्टम डैमेज, पूरा एनवायरमेंट पूरा इकोसिस्टम डैमेज हो जाएगा क्योंकि इकोसिस्टम क्या है, ये जो छोटे छोटे पार्ट्स हैं इनकी एक चेन है, जैसे कि हमने पढ़ा फूड चेन में हर एक पार्ट का अपना अपना एक रोल होता है। अगर उस चेन में से एक भी कोई डिस्टर्ब होता है तो वो पूरी चेन डिस्टर्ब हो जाएगी। दैट मीन्स अगर पॉल्यूशन से एक भी स्पेसीज आपकी क्या हो रही है, डिस्टर्ब हो रही है, तो दैट मीन्स इकोसिस्टम आपका डैमेज हो जाएगा। इज दैट क्लियर? तो ये इकोनॉमिक इफेक्ट्स भी हैं इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉल्यूशंस के। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो एट द एंड अगर हम कंक्लूड करें सारी चीजें तो
पॉल्यूशन सिग्निफिकेंटली इम्पैक्ट बोथ ऑन द ह्यूमन हेल्थ एंड द इकोनॉमिक। जैसा कि हमने अभी देखा है, इट लीड्स टू द हायर हेल्थ केयर कॉस्ट। भाई इकोनॉमिकली अगर हम देखें तो डिफरेंट टाइप्स के जो पॉल्यूशंस हैं हमारी हेल्थ पर इफेक्ट करेंगे। उससे क्या होगा, हमारी हेल्थ की कॉस्ट बढ़ जाएगी। हेल्थ की कॉस्ट मतलब हमें जिंदा रहने के लिए अब दवाइयों पर निर्भर करना पड़ेगा, डिफरेंट टाइप्स के टेस्ट कराने पड़ेंगे, है ना। लॉस ऑफ द प्रोडक्टिविटी, क्योंकि हम अपना काम में 100% नहीं दे पा रहे हैं तो इससे की प्रोडक्टिविटी का भी लॉस होगा। एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन भी हमें देखने को मिलेंगी, यानी कि जो एनवायरमेंट का लेवल था वो पॉल्यूट अगर होता जा रहा है तो यानी कि एनवायरमेंट का जो स्तर है वो घट रहा है। एंड डैमेज इकोसिस्टम, और जब एनवायरमेंट ही यहाँ पर डिग्रेड हो रहा है उसका लेवल, तो कहीं ना कहीं इकोसिस्टम डैमेज हो रहा है। आगे, लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स of the pollutions not only affect the quality of the life for the individual but also hinder इकोनॉमिक ग्रोथ एंड द सस्टेनेबिलिटी। अगर हम इस पॉल्यूशन को लॉन्ग टाइम तक करते हैं, इसको हम नहीं रोकते हैं, यानी कि इस पर हम लगाम नहीं लगाते हैं, तो कहीं ना कहीं इसका इफेक्ट इंडिविजुअल लाइफ के साथ साथ पूरे इकोनॉमिक ग्रोथ और सस्टेनेबिलिटी डेवलपमेंट पर पड़ता है। आगे, एड्रेसिंग द पॉल्यूशन थ्रू द स्ट्रिक्टर एनवायरमेंटल पॉलिसीज, technologically innovations and the public awareness companion is crucial to protecting the public health and the promoting economic stability। यानी कि इसका बस एक ही रास्ता है कि आप जो भी पॉल्यूशन वाली समस्याएं हैं उनको एड्रेस करें, यानी कि उनको फाइंड आउट करें और स्ट्रिक्टली एनवायरमेंटल पॉलिसीज बनाएं, टेक्नोलॉजी का इनोवेशंस करें एनवायरमेंट को ध्यान में रखते हुए, पब्लिक अवेयरनेस के लिए कैंपेनियन करें, वहीं पर साथ ही साथ पब्लिक हेल्थ और अदर फैक्टर्स को प्रमोट करें जिससे कि इकोनॉमिकली स्टेबिलिटी भी बनी रहे। और उसी कारण से पब्लिक अवेयरनेस को देखते हुए अब सभी कोर्सेज में एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी सब्जेक्ट को वैलिड कर दिया गया है, यानी कि सभी को वो पढ़ना जरूरी है। ठीक है, इज दैट क्लियर? तो आई होप आप समझ गए होंगे इस क्वेश्चन को कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉल्यूशंस जो हैं वो कैसे ह्यूमन हेल्थ को इफेक्ट करते हैं और कैसे वो इकोनॉमिकली इफेक्ट करता है पूरे एक इंडिविजुअल पर्सन के साथ साथ एक पूरे वर्ल्ड को। तो आई होप आपको ये आंसर क्लियर हो गया होगा। एग्जाम में अगर आपसे ये आंसर पूछा जाता है तो आप बहुत आसानी से बहुत अच्छी फॉर्म में इसको एक्सप्लेन करके आएंगे। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। इस यूनिट का ये है लास्ट क्वेश्चन और हमने लगभग पूरा सिलेबस इस यूनिट का 6 क्वेश्चन में जो लॉन्ग फॉर्म में थे कंप्लीट कर लिया है। अब आपसे शॉर्ट क्वेश्चन पूछ ले या डिफरेंट टाइप्स किसी भी लैंग्वेज में आपसे क्वेश्चन पूछ ले, हर एक टॉपिक के लो से टॉप लेवल तक हम गए हैं, हमने उसको लो लेवल से टॉप लेवल तक डिस्कस किया है। आई होप सारी चीजें बहुत अच्छे से आपको क्लियर भी हुई होंगी। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, व्हाट इज द सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, जो कि बहुत बहुत जरूरी है अगर आपको एनवायरमेंट को स्वस्थ रखना है, हेल्दी रखना है तो। और एनवायरमेंट स्वस्थ रहेगा तो आपकी हेल्थ ऑटोमेटिक स्वस्थ रहेगी, क्योंकि एक इकोसिस्टम जो वर्ड आप पढ़ते हुए आ रहे हैं, समझते हुए आ रहे हैं, वो एक मेंटेन फॉर्म में रहेगा और अगर वो मेंटेन है तो आपका हेल्थ, आपका इकोनॉमिक सब बहुत अच्छा हो जाएगा, है ना। आगे, व्हाट आर इट्स सोर्सेज, पहले हम सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के बारे में जानेंगे, फिर हम इसके सोर्सेज के बारे में बात करेंगे कि वेस्ट कहाँ से जनरेट होता है, इसके डिफरेंट टाइप्स के बारे में बात करेंगे। आगे, कैसे ये अफेक्ट करता है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, यानी कि जो सॉलिड वेस्ट का मैनेजमेंट है अगर हम वो अच्छे से नहीं कर रहे हैं तो क्या क्या इसके हार्मफुल इफेक्ट्स होते हैं, उन सब के बारे में हम यहाँ पर डिटेल में बात करने वाले हैं। इज दैट क्लियर? चलिए हम बात कर लेते हैं पहले सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की। तो जो हम वेस्ट डे बाई डे अपनी लाइफ में जनरेट करते हैं, चाहे हम इंडिविजुअली बात कर लें, चाहे हम इंडस्ट्रियल लेवल पर बात कर लें, चाहे हम स्टेट लेवल पर बात कर लें, उसका हम कैसे मैनेजमेंट कर पा रहे हैं, दैट्स कॉल्ड द सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। मैनेजमेंट वर्ड्स को आप समझते ही हैं, अगर कोई इंडस्ट्री चल रही है तो उसमें एक मैनेजर होता है, वो कैसे उस इंडस्ट्री के वर्कर्स को, उसके प्रोडक्ट को, उसकी प्रोडक्टिविटी को मैनेज करता है। वैसे ही सॉलिड वेस्ट जो हम डे बाई डे जनरेट करते हैं उसको हम कैसे मैनेज करेंगे, उसका मैनेजमेंट जो है वो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट कहलाएगा, है ना। तो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ द कलेक्टिंग, ट्रीटिंग एंड डिस्पोजिंग ऑफ द सॉलिड मटेरियल दैट आर डिस्कार्डेड एज वेस्ट। कहने का मतलब क्या है, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम जो भी हम वेस्ट डे बाई डे जनरेट करते हैं उसको किस तरीके से हम कलेक्ट कर रहे हैं, कैसे उसको हम ट्रीट कर रहे हैं और कैसे हम उसको डिस्पोज कर रहे हैं, दैट्स कॉल्ड द सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। यानी कि 3 स्टेप में आपका ये सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का प्रोसेस है, कलेक्ट करना, ट्रीटिंग करना और डिस्पोजिंग करना। ठीक है, दिस प्रोसेस इंक्लूडिंग द एंटायर लाइफ साइकिल ऑफ द वेस्ट फ्रॉम जनरेशन ऑफ द डिस्पोजल एंड एम्स टू मिनिमाइज द एनवायरमेंटल इम्पैक्ट। मतलब हम इन 3 स्टेप की हेल्प से मिनिमाइज कर सकते हैं कि एनवायरमेंट पर जो हार्मफुल इफेक्ट हो रहे हैं, इम्पैक्ट पड़ रहे हैं उनको, एंड प्रोटेक्ट द ह्यूमन हेल्थ को प्रोटेक्ट कर सकते हैं और प्रमोट करते हैं सस्टेनेबिलिटी डेवलपमेंट को। इज दैट क्लियर? आगे, प्रॉपर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट इज क्रूशियल टू मेंटेनिंग द क्लीन,
प्रॉपर सॉलिड वेस्ट अगर मैनेजमेंट हम कर पा रहे हैं तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर निभाता है किसमें, टू मेंटेन द क्लीननेस, हेल्दी एनवायरमेंट्स एंड मिटिगेटिंग द निगेटिव इफेक्ट्स ऑफ द वेस्ट एक्यूमुलेशन। और ये कहीं ना कहीं रिड्यूस करता है निगेटिव इफेक्ट जो होते हैं उस वेस्ट के जो हम डे बाय डे जनरेट कर रहे हैं थ्रू द डिफरेंट सोर्सेस। आई होप आप समझ गए होंगे सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट होता क्या है, किस तरीके से हम सॉलिड वेस्ट को मैनेज करते हैं। इज दैट क्लियर? और क्या क्या चीजें उसको मैनेज करने से हमारी पटरी पर आ सकती हैं। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट सोर्सेस की बात कर लेते हैं सॉलिड वेस्ट के, कहाँ कहाँ से ये सॉलिड वेस्ट क्रिएट होता है। आपको भी पता है, आपके घर से इंडिविजुअली सॉलिड वेस्ट जनरेट होता है, हॉस्पिटल से सॉलिड वेस्ट जनरेट होता है, इंडस्ट्री से सॉलिड वेस्ट जनरेट होता है, किसी कॉलेज से सॉलिड वेस्ट जनरेट होता है, किसी ऑफिस से, किसी स्कूल से, या फिर किसी भी पब्लिक जगह से जहाँ पर पब्लिक का निवास है, रहती है, अपनी डे बाई डे लाइफ जी रही है, वहाँ से सब जगह से सॉलिड वेस्ट इंडिविजुअल लेवल पर डे बाय डे क्रिएट होता है। तो सोर्सेज में अगर मैं पहले बात करता हूं तो सॉलिड वेस्ट कैन originate from the various sectors and its sources are typically divided into the following categories। हमने किस कैटेगरी में इसको डिवाइड किया है? पहला है रेजिडेंशियल यानी कि हाउस होल्ड वेस्ट, जिसकी मैं अभी बात कर रहा था, इंडिविजुअली के घरों से जो वेस्ट निकलता है, कूड़ा निकलता है, जैसे ही आपके घर के सामने रोज गाड़ी आती है कि कूड़ा मतलब नगर पालिका में आपका स्वागत है, इस तरीके से वो कुछ उनकी लाइन है, टैग लाइन है ना, वो जैसे ही आप सुनते हैं आप अपने घर का जो वेस्ट है, खाने का और जो भी सारी चीजें वेस्ट है वो आप लेकर जाते हैं और उसमें डाल देते हैं, है ना। तो वेस्ट जनरेटेड फ्रॉम द डेली हाउस होल्ड एक्टिविटीज सच एज फूड स्क्रैप्स, पैकेजिंग, ओल्ड क्लोथ्स, न्यूज़पेपर्स एंड यूज आइटम्स लाइक ब्रोकन फर्नीचर्स। तो ये सब आपके क्या हैं? रेजिडेंशियल वेस्ट हैं, यानी कि हाउस होल्ड वेस्ट में आते हैं। ठीक है, आगे बात करें तो सेकंड है कमर्शियल वेस्ट। दूसरा पार्ट है आपका कमर्शियल वेस्ट का। कमर्शियली अगर हम बात करें तो वेस्ट जनरेटेड बाय द बिजनेसेस, रेस्टोरेंट्स, ऑफिस बिल्डिंग्स, रिटेल स्टोर्स, डिफरेंट यानी कि डिफरेंट कमर्शियल जगह जो हैं उनसे भी डे बाय डे वेस्ट क्रिएट होता है। जैसे पैकिंग मटेरियल्स हो गए हैं, पेपर वेस्ट हो गए हैं, फूड वेस्ट हो गया है, या ऑब्सोलेट इक्विपमेंट्स, जो इक्विपमेंट्स वहाँ पर हम, अगर कोई ऐसी इंडस्ट्री है जहाँ पर मशीनरी का यूज़ है तो कुछ इक्विपमेंट्स ऐसे होते हैं जो खराब हो जाते हैं, तो दैट मीन्स डिफरेंट टाइप से आपके कमर्शियली वेस्ट भी क्रिएट होता है। तो एक सोर्स ऑफ सॉलिड वेस्ट आपका कमर्शियल वेस्ट भी होता है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो नेक्स्ट है इंडस्ट्रियल वेस्ट। इंडस्ट्रियल वेस्ट में आ जाएगा मैन्युफैक्चरिंग एंड इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस इंक्लूडिंग द स्क्रैप मटेरियल, केमिकल्स, मेटल सेविंग्स, प्लास्टिक एंड द हजार्ड्स बाई प्रोडक्ट्स। कहने का मतलब क्या हुआ कि किसी इंडस्ट्री की अगर हम बात करते हैं तो इंडस्ट्री में अगर कोई प्रोडक्ट बन रहा है तो वहां से एक्स्ट्रा अनयूज्ड मटेरियल जो है वो आपका एज ए वेस्ट रहता है, चाहे वो प्लास्टिक की फॉर्म में हो, चाहे वो मेटल की फॉर्म में हो, चाहे वो केमिकल की फॉर्म में हो, तो वहां से भी एक सोर्स है आपका सॉलिड वेस्ट जनरेट करने का। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें तो नेक्स्ट है कंस्ट्रक्शन एंड द डिमोलिटेशन वेस्ट। अब ये क्या है? वेस्ट जनरेटेड फ्रॉम द कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज, यानी कि जहां पर कंस्ट्रक्शन हो रहा है, जहां पर कोई काम हो रहा है, सड़क बन रही है, बिल्डिंग बन रही है, ब्रिज बन रहा है, तो वहां पर भी कहीं ना कहीं वेस्ट क्रिएट होता है। जैसे कि वुड हो गई है, कंक्रीट हो गई है, मेटल हो गया, ग्लास हो गया है, या डिमोलिस्ड स्ट्रक्चर हो गया है, तो दीज ऑल आर इन द फॉर्म ऑफ द सॉलिड वेस्ट, वहां से कंस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज से क्रिएट होते हैं। तो ये भी एक सोर्स है सॉलिड वेस्ट का। आगे अगर हम बात करें नेक्स्ट एग्रीकल्चर वेस्ट, एग्रीकल्चर से भी सॉलिड वेस्ट क्रिएट होता है। जैसे वेस्ट जनरेटेड फ्रॉम द फार्मिंग एक्टिविटीज इंक्लूडिंग द क्रॉप रेजिड्यूज, यानी कि जो हमारी फसल है उसका जो बचा हुआ मटेरियल है जो हमारे यूज का नहीं है उसको हम वेस्ट ही कहेंगे। एनिमल मैन्योर, यानी कि एनिमल्स का जो वेस्ट रहता है वो भी एक टाइप का सॉलिड वेस्ट है। पेस्टिसाइड्स जो हम यूज करते हैं उनकी पैकेजिंग, उनका प्लास्टिक फॉर्म, वो सब एक सॉलिड वेस्ट है। फर्टिलाइजर्स जो हम यूज करते हैं उनका जो वेस्ट बचता है या फिर वो भी एक टाइप का सॉलिड वेस्ट में आता है। तो यानी कि एक सोर्स एग्रीकल्चर वेस्ट भी हो जाता है सॉलिड वेस्ट को जनरेट करने का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट है आपका इंस्टीट्यूशनल वेस्ट, यानी कि जिस इंस्टीट्यूट में आप पढ़ रहे हैं वहां पर भी डेली बेसिस पर कुछ ना कुछ वेस्ट क्रिएट होता है। जैसे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में आपका हेल्थ केयर फैसिलिटीज में आपका वेस्ट क्रिएट होता है, गवर्नमेंट ऑफिसेज हैं उसमें भी वेस्ट क्रिएट होता है, इन द फॉर्म ऑफ द पेपर्स, इन द फॉर्म ऑफ द फूड, जो फूड बच जाता है, या इन द फॉर्म ऑफ मेडिकल वेस्ट। ये सब आपके इंस्टीट्यूशनल वेस्ट में आ जाएंगे, चाहे प्राइवेट हो चाहे गवर्नमेंट हो। इज दैट क्लियर? तो सिक्स्थ सोर्स जो है आपका सॉलिड वेस्ट जनरेट करने का, दैट्स द इंस्टीट्यूशनल वेस्ट। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट है सेवंथ पॉइंट हजार्ड्स वेस्ट, यानी कि ऐसे वेस्ट जो ह्यूमन हेल्थ को बहुत ज्यादा कहीं ना कहीं इंपैक्ट करेंगे, जैसे कि पोज ए रिस्क टू द ह्यूमन हेल्थ और द एनवायरमेंट सच एज केमिकल्स, बैटरीज
एंड द सर्टेन मेडिकल वेस्ट, जो कि बहुत ज़्यादा हार्मफुल होते हैं। और ये हजार्ड्स वेस्ट आपके हर एक, जो पीछे हमने 6 सोर्स पढ़े हैं, वहाँ किसी से भी जनरेट हो सकते हैं, जैसे हॉस्पिटल से, इंस्टीट्यूट से, या किसी भी इंडस्ट्री से केमिकल की फॉर्म में, या जो डैमेज बैटरीज होती हैं उनके वेस्ट हो गए हैं, या मेडिकल वेस्ट हो गए हैं, तो वो सब आपके हजार्ड्स वेस्ट रहते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा जब कोविड के समय में आप मास्क यूज करते थे, तो आप मास्क कुछ समय के लिए यूज करते थे, वो मास्क आपके जब यूज हो जाते थे तो आप उनको वेस्ट में फेंक देते थे, और कहते थे उस समय पर गाइडलाइन थी कि आप मास्क एक बार जो यूज कर लिया उसको दोबारा से यूज ना करें, उसका बहुत ज्यादा हार्मफुल इफेक्ट होता है आपकी हेल्थ पर। तो वो एक मेडिकल का वेस्ट हो गया जो कि बहुत ज्यादा उस समय पर हार्मफुल था हेल्थ के लिए, है ना। तो हजार्ड्स वेस्ट में आपका इस तरीके से आ जाएंगे डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। एथ, अगर हम सोर्स की बात करें, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट, जिसको आप ई वेस्ट बोल देते हैं, ठीक है। ई वेस्ट में जैसे आपकी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज जो खराब हो गई हैं, अब उनका यूज नहीं हो सकता है, तो वो वेस्ट हो गई हैं, इंक्लूडिंग द कंप्यूटर्स, फोन्स एंड द टेलीविजन्स। इन सब से जो ऐसे इक्विपमेंट हैं, ऐसी डिवाइसेज हैं जो यूज में नहीं आएंगी आगे, तो वो सब एज ए ई वेस्ट हम उनको कहेंगे, और वो भी एक फॉर्म सॉलिड वेस्ट की क्रिएट करते हैं। तो आई होप 8th सोर्स भी आपको समझ में आ गया होगा। तो ये 8 सोर्सेज हमने सॉलिड वेस्ट के जो हैं वो डिस्कस किए। आई होप 8 के 8 आपको क्लियर होंगे। चलिए अब हम बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ सॉलिड वेस्ट की। टाइप्स ऑफ सॉलिड वेस्ट में कितने टाइप्स के सॉलिड वेस्ट हमें देखने को मिलते हैं वो हम यहाँ पर बात करेंगे। जैसे बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, कुछ वेस्ट ऐसे होते हैं जो बायोडिग्रेडेबल होते हैं, जैसे कि जो बायोडिग्रेडेबल की बात हो रही है, जो नेचुरली ब्रोक डाउन होकर आपके सरफेस में सॉलिड के वो मिल जाते हैं, घुल जाते हैं, दैट्स कॉल्ड द बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। जैसे कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म उनको ब्रेक डाउन करके साइकिल को कंप्लीट कर देते हैं, जिसको आप डीकंपोजर्स पार्ट बोलते हैं, है ना। एग्जांपल के लिए इंक्लूडिंग द फूड स्क्रैप, जो खाना होता है जो बच जाता है, वो लगभग सभी खाना आपका क्या हो जाता है, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट में आता है। उसको जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, डीकंपोजर्स होते हैं, उसको ब्रेक डाउन करके उसको अर्थ में मिला देते हैं, यानी कि उस साइकिल को, न्यूट्रिएंट्स को उसके अर्थ के सरफेस में मिला देते हैं, है ना। यार्ड वेस्ट हो गए हैं, या पेपर्स होते हैं, तो ये कुछ ऐसे वेस्ट होते हैं जो बायोडिग्रेडेबल होते हैं, और आसानी से इनको हम बायोलॉजिकली डिग्रेड करके एक साइकिल जो होती है उसको कंप्लीट कर सकते हैं। ये हार्मफुल नहीं होते हैं हेल्थ के लिए या किसी स्पीसीज के लिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। ये बहुत बहुत ज़्यादा हार्मफुल होते हैं हर एक क्षेत्र के लिए, चाहे आप किसी भी टाइप की स्पीसीज की बात कर लें, हर एक को ये हार्म पहुंचाते हैं। वो वेस्ट जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म, या फिर अगर मैं बात करूं जो डिकम्पोजर्स होते हैं, उनके द्वारा ब्रेक डाउन करके आपके न्यूट्रिएंट साइकिल को कंप्लीट नहीं कर पाते, वो आपके नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट कहलाते हैं। दैट मीन्स वेस्ट डज नॉट डिकम्पोज इजिली एंड इंक्लूड्स मटेरियल लाइक द प्लास्टिक, सबसे ज्यादा खतरनाक आज के समय में है प्लास्टिक, मेटल्स एंड द ग्लास। ये सब ऐसे वेस्ट हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल जो बहुत ज्यादा हमारे एनवायरनमेंट को इफेक्ट करते हैं। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट है रिसाइक्लेबल वेस्ट। कुछ वेस्ट ऐसे होते हैं जिनको हम रिसाइकल करके रीप्रोडक्ट बना लेते हैं, जैसे वेस्ट दैट कैन बी प्रोसीड एंड रीयूज्ड टू क्रिएट द न्यू प्रोडक्ट्स। जैसे आप देखते हैं आपके कॉलेजेस में, आपके स्कूल्स में कंपटीशन होता है कि आपको वेस्ट मटेरियल से कुछ क्रिएटिव बनाना है, तो आप किसी वेस्ट मटेरियल से अगर कुछ बहुत अच्छा एक डेकोरेटिव सामान भी बनाते हैं, तो दैट मीन्स आपने उस वेस्ट को रिसाइकिल कर लिया है, यानी कि एक नया प्रोडक्ट आपने क्रिएट कर दिया है ना। एग्जाम्पल के लिए पेपर हो गए हैं, अगर कुछ पेपर वेस्ट हो गए, मतलब कहने का ये है कि आपने उन पेपर्स को यूज कर लिया है, लेकिन अब उसका यूज नहीं है, आपने नोट्स बनाए किसी सब्जेक्ट के, और वो सब्जेक्ट आपने पढ़ लिया, आप नेक्स्ट क्लास में चले गए, उससे भी नेक्स्ट क्लास में चले गए, तो दैट मीन्स अगर उनका यूज नहीं है, तो वो पेपर्स एज ए आप रिसाइकलिंग में यूज कर सकते हैं, यानी कि आप उनसे कुछ डेकोरेटिव चीजें बना सकते हैं। प्लास्टिक्स हो गए हैं, प्लास्टिक से भी आप डेकोरेटिव चीजें बना लेते हैं, ग्लास से भी आप डेकोरेटिव चीज बना लेते हैं, मेटल से भी आप डेकोरेटिव चीज बना सकते हैं, या फिर कोई अदर न्यू प्रोडक्ट बना सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप जो आप मैंने अभी बताया, आपका क्या बताया था, हाँ डेकोरेटिव चीजें ही बनाना जरूरी है, आप कोई भी न्यू प्रोडक्ट अगर उनको यूज करके बनाते हैं तो दैट्स कॉल्ड द रिसाइकलिंग वेस्ट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट फोर्थ है आपका कंपोजिटेबल वेस्ट, यानी कि जो वेस्ट आपका कंपोज्ड हो जाता है, ठीक है। जैसे हम बात करें जो आपके एनिमल्स होते हैं, उनका जो वेस्ट होता है, जिनको आप गोबर बोल देते हैं, तो वो कंपोज्ड हो जाता है, उसका हम खाद बना लेते हैं, जिसको हम कंपोज करके अपने क्रॉप की फर्टिलिटी, सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ाने में यूज कर लेते हैं, है ना। ऑर्गेनिक वेस्ट दैट कैन बी कंपोज टू क्रिएट द न्यूट्रिएंट रिच
सॉइल, यानी कि सॉइल में मिलकर कहीं ना कहीं उसको वो न्यूट्रिएंट ही प्रोवाइड कराएंगे। दैट्स कॉल्ड द कंपोजेबल वेस्ट। दिस टिपिकली इंक्लूड द फूड, जो फूड वेस्ट बचता है, यार्ड वेस्ट बचता है, एंड सम टाइप्स ऑफ द पेपर्स, ऑल्सो द कंपोजिटेबल वेस्ट। जैसे कि हमने बायोडिग्रेडेबल वेस्ट की बात की थी, वही एक टाइप का आप मान सकते हैं कि उसका एक दूसरा नाम भी हम कह सकते हैं कंपोजिटेबल वेस्ट। ठीक है, लेकिन ये वेस्ट आपका इस तरीके से हमें यूज करना है कि जो हमारे सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज करने में काम आए। ठीक, चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं फिफ्थ पर, हजार्ड्स वेस्ट। जो हमने जब सोर्सेज की बात की थी तो इनका बात हमने वहां पर भी किया था। तो ऐसे वेस्ट जो कि बहुत ज्यादा हार्मफुल होते हैं हमारे हेल्थ के लिए, हमारे एनवायरमेंट के लिए भी, तो उसमें आ जाता है केमिकल्स, हार्मफुल केमिकल्स हो गए, बैटरीज हो गई हैं, पेंट्स हो गए हैं, या मेडिकल वेस्ट हो गए हैं। तो वे आपके बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हार्मफुल अगर हमारे एनवायरनमेंट पर, हमारी हेल्थ पर, डिफरेंट स्पीसीज की हेल्थ पर अगर डालते हैं तो उनको हम हजार्ड्स वेस्ट की कैटेगरी में रखते हैं। ठीक है, चलिए आगे बात कर लेते हैं। नेक्स्ट है ई वेस्ट। ई वेस्ट कौन से हैं? ई वेस्ट में मैंने बात की थी आपसे कंप्यूटर की, फोन्स की, टेलीविजन्स की एंड अदर इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स जो कि डिस्कार्ड हो जाते हैं इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस से, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस से बेकार हैं, उनका यूज नहीं है। ठीक है, तो एक टाइप का ई वेस्ट भी आपका हो जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं हार्मफुल इफेक्ट्स के। अगर हम सॉलिड वेस्ट का मैनेजमेंट अच्छे से नहीं कर पा रहे हैं, यानी कि प्रॉपर फॉर्म में अगर हम सॉलिड वेस्ट का मैनेजमेंट नहीं करते हैं, तो क्या इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा। हम अगर इंडिविजुअली एक घर से ही स्टार्ट करें तो स्टार्टिंग में हमने शुरुआत की थी हाउस होल्ड वेस्ट की। तो अगर आपके घर का कूड़ा घर में ही इकट्ठा है, 10 दिन हो गए, 20 दिन हो गए, 30 दिन हो गए, 1 महीना हो गया, 2 महीना हो गया, अगर वो वेस्ट वहीं पर है तो आप खुद एज्यूम करके देखिए, प्रिडिक्ट करके देखिए कि क्या इफेक्ट आपकी हेल्थ पर होगा। सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म वहां पर इकट्ठा होने स्टार्ट हो जाएंगे, स्मेलिंग इतनी गंदी होने लगेगी, एयर पॉल्यूट हो जाएगा, आपका जो वाटर कंटामिनेटेंट सोर्स है अगर उसके पास वो वेस्ट पड़ा हुआ है तो कहीं ना कहीं आपका वाटर जो है वो भी इंपैक्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है, आप खुद इंडिविजुअली अंदाजा लगा सकते हैं, अपने घर से ही शुरुआत कर सकते हैं कि अगर आप उस वेस्ट का जो आप डे बाई डे जनरेट कर रहे हैं, अगर आप उसका प्रॉपर मैनेजमेंट नहीं करते हैं तो कितने ज़्यादा, कितने खतरनाक इम्पैक्ट हार्मफुल आपकी बॉडी में देखने को मिलेंगे। ये सब आप डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन में पढ़कर आए हैं, और इस वेस्ट को अगर आप प्रॉपरली मैनेज नहीं कर पाते हैं तो वो सारे टाइप के पॉल्यूशंस आपको देखने को मिलेंगे। चलिए हम डिस्कस कर लेते हैं वन बाय वन। तो सबसे पहले एनवायरमेंटल पॉल्यूशन आपको देखने को मिलेंगे। मैं एक पर्टिकुलर पॉल्यूशन की बात नहीं कर रहा, यहाँ पर एयर पॉल्यूशन भी देखने को मिलेगा, आपका सॉइल पॉल्यूशन देखने को मिलेगा, आपका वाटर पॉल्यूशन आपको देखने को मिलेगा, है ना। तो एयर पॉल्यूशन आपको देखने को मिलेगा, इसके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं, मैं थोड़ा थोड़ा आपको यहाँ पर प्रोवाइड भी करा दिया है मैटर। वाटर पॉल्यूशन आपको देखने को मिलेगा, साथ ही साथ आपको सॉइल पॉल्यूशन भी यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो ये एनवायरमेंटल पॉल्यूशंस हो गए जो इफेक्ट होगा अगर आप सॉलिड वेस्ट को प्रॉपरली मैनेज नहीं कर पाते हैं। ठीक है, वहीं पर हेल्थ हजार्ड्स आपको बहुत सारे देखने को मिलेंगे, जैसा कि हमने पीछे भी डिस्कस किया है। अगर आप सॉलिड वेस्ट या को मैनेज नहीं कर पाते हैं तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन आपको देखने को मिलेंगे, और उनके क्या क्या हेल्थ इश्यूज हैं वो लास्ट वाले क्वेश्चन में हमने बहुत अच्छे से डिटेल में डिस्कस किया है। ठीक है, किसी भी टाइप का पॉल्यूशन आपकी हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा हार्मफुल रहता है। ठीक है, वहीं पर क्लाइमेट चेंज की समस्या आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि अगर आप सॉलिड वेस्ट का अच्छे से मैनेजमेंट नहीं कर पा रहे हैं तो उसका इंपैक्ट हमारे एनवायरमेंट पर पड़ेगा, और वो एनवायरमेंट क्या करेगा, हमारे अर्थ के सरफेस के टेम्परेचर को डे बाय डे इंक्रीज करता चला जाएगा, क्योंकि उससे ग्रीन हाउस गैसेस क्रिएट होना स्टार्ट हो जाएंगी एटमॉस्फेयर पर, जो हमारे अर्थ के सरफेस से रिफ्लेक्ट होकर अल्ट्रा वायलेट रेज पास होती थी, रिफ्लेक्ट होकर वापस हो जाती थी, उनको ट्रैप कर लेता है, जिससे कि हमारी अर्थ के सरफेस का टेम्परेचर डे बाय डे इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, और कहीं ना कहीं ये पुअर वेस्ट मैनेजमेंट से भी हमें देखने को मिलता है। ठीक, चलिए आगे बात कर लेते हैं। नेक्स्ट, रिसोर्स वेस्टेज, यानी कि रिसोर्स वेस्टेज का भी अगर हम प्रॉपर मैनेजमेंट नहीं कर पा रहे, कैसे कि जो सॉलिड वेस्ट जनरेट हुआ, हमें यही नहीं पता है कि किस टाइप का वेस्ट है। अगर आपने देखा होगा तो गवर्नमेंट कहीं पर भी पब्लिकली 3 से 4 टाइप के वेस्ट के लिए आपका डस्टबिन लगाए होती है कि आपको लिक्विड फॉर्म का वेस्ट यहाँ पर डालना है, सॉलिड वेस्ट यहाँ पर डालना है, या बायोडिग्रेडेबल वेस्ट इसमें डालना है, नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट इधर डालना है। तो अगर उस तरीके से आप प्रॉपर मैनेजमेंट नहीं कर पा रहे हैं तो वो भी कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल इम्पैक्ट क्रिएट करता है। ठीक है, तो ये भी बहुत ज़रूरी है कि मेटल का वेस्ट मेटल के साथ, प्लास्टिक का प्लास्टिक, इन सबको हम सेपरेटली कर सकें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं कंक्लूजन की। एट द एंड अगर हम कंक्लूड निकालें तो आप खुद ही अगर पूरे लेक्चर के बाद कंक्लूजन निकालें जो हमने पढ़ा है पूरे इस क्वेश्चन में,
तो इसका कंक्लूजन आप क्या निकालते हैं? 1 मिनट का समय निकालकर आप वीडियो को पॉज करके खुद सोचें कि आप अपने अंदर से क्या कंक्लूजन देखते हैं। देखिए, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम सॉलिड वेस्ट का मैनेज नहीं कर पाएंगे किसी भी फॉर्म में, तो हमें डिफरेंट टाइप्स के पॉल्यूशन से का सामना करना पड़ेगा, जो कि हमारी हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल होता है। हेल्थ चाहे आप प्रेजेंट मतलब आप ये कहिए कि क्विकली उसका रेस्पॉन्स दिखे, या फिर लॉन्ग टर्म अगर आप रेस्पॉन्स देखते हैं तो बहुत ज़्यादा हार्मफुल डिजीज आपको हो जाती हैं। तो इसलिए सॉलिड वेस्ट का मैनेजमेंट बहुत जरूरी है फॉर आवर हेल्थ ऑल्सो एंड फॉर आवर एनवायरमेंट ऑल्सो। ठीक है, तो यही कंक्लूजन मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से निकलता है कि इफेक्टिव सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट इज क्रिटिकल फॉर द एनवायरमेंट कंजर्वेशन, जिसको आप बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट, है ना। पब्लिक हेल्थ के लिए या सस्टेनेबिलिटी के लिए प्रॉपर कलेक्शन होना चाहिए सॉलिड वेस्ट का, सिग्रेशन अच्छी होनी चाहिए, रिसाइकलिंग हमें पता होना चाहिए कि किस सॉलिड वेस्ट का हम रिसाइकल करके कुछ और बना सकते हैं, एंड डिस्पोजल प्रैक्टिसेस कैन रिड्यूस द हार्मफुल इम्पैक्ट ऑफ द वेस्ट, यानी कि जो डिस्पोजल या फिर जो वेस्ट क्रिएट हो रहा है उसके पार्टीशन का हमें पता होना चाहिए कि किस तरीके का वेस्ट ये है, हम उसको डिफरेंट तरीके से कैटेगराइज कर लें कि ये इस तरीके का वेस्ट है, हम इसका रिसाइकल करके कुछ और क्रिएट कर सकते हैं, है ना। कंजर्व रिसोर्सेज हो गए हैं, प्रोटेक्ट ह्यूमंस एंड द एनवायरमेंटल हेल्थ, और इन सब का एक ही उद्देश्य है, एनवायरमेंट को हेल्दी बनाए रखना, ह्यूमंस की हेल्थ को हेल्दी बनाए रखना। इज दैट क्लियर? तो आई होप आप समझ गए होंगे क्या हमारा कंक्लूजन निकलता है, क्या हमारे क्वेश्चन में पूछा गया था। स्टेप बाय स्टेप मैंने सारी चीजें बहुत अच्छे से क्लियर और इजी लैंग्वेज में डिस्कस की हैं। ठीक है, तो आई होप पूरा क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा और आपने लेक्चर को एंजॉय भी किया होगा। तो ये था हमारा यूनिट नंबर 3, और यूनिट नंबर 3 के पूरे सिलेबस को हमने लगभग 6 क्वेश्चन में कंप्लीट कर लिया है। डिटेल में सारे क्वेश्चन हमने डिस्कस किए हैं, किस तरीके से एग्जाम में आपसे एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ सकता है, वो सारी चीजें डिटेल में हमने डिस्कस की हैं, और डिटेल में अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन डिस्कस की हैं। जो क्वेश्चन में पूछा गया है बच्चों, वही चीज हमने मैनर के साथ आपके साथ डिस्कस किया है। इसी तरीके से इसी ही फॉर्म में आपको आंसर्स अपने लिख कर आने हैं एग्जाम हॉल में जब आप कॉपी लिख रहे होंगे। ऐसा नहीं है कि आपसे पूछा कुछ और गया है और आप महाभारत किसी और चीज के लिखे हैं, यानी कि कंक्लूजन हमारा यही है, जितना पूछा गया है उतना ही आपको लिखना है। देखिए, अगर ये क्वेश्चन आंसर की सीरीज आप सभी यूनिट्स की देख रहे हैं, तो यूनिट फर्स्ट में एक क्वेश्चन था सस्टेनेबल डेवलपमेंट का, उसका केवल और केवल ये पूछा गया था कि डिफाइन कीजिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट को। तो हम उसके बारे में इतना डिटेल में नहीं डिस्कस किए थे, क्योंकि वहां से आपको ये भी एक गाइड करना था कि जो क्वेश्चन में पूछा गया है उतना ही बेटा आपको लिखना है, उसी हिसाब से आपको एक्सप्लेन करना है कि क्वेश्चन पूछना क्या चाह रहा है। ठीक है, हमें ज्यादा घुमा फिराकर महाभारत नहीं लिखनी है। 3 घंटे के समय में 3 ही घंटे का पेपर बनता है, तो आपको उस टाइम को भी मैनेज करके बहुत आसानी से चलना है। ठीक है, तो आई होप बहुत अच्छा आपको लेक्चर लगा होगा। शुरुआत में मैंने जैसा आपको बताया था, चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलते रहें। कोई भी सजेशन, कोई भी फीडबैक हो तो कमेंट बॉक्स में बेहिचक आप कमेंट कर दें, और साथ ही साथ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुंचाएं विद द हेल्प ऑफ शेयरिंग। आप सभी सोशल प्लेटफॉर्म्स पर अपने वीडियो को शेयर कर दें, वीडियो के लिंक को शेयर कर दें, चाहे आप व्हाट्सएप चलाते हैं, फेसबुक चलाते हैं, इंस्टाग्राम चलाते हैं, ट्विटर चलाते हैं, जो भी आप सोशल अकाउंट यूज़ करते हैं, प्लेटफॉर्म यूज़ करते हैं, मतलब कहने का ये है सभी पर आप वीडियोस को शेयर कर दें, ताकि उन बच्चों तक वीडियो पहुंच जाए जिनको जरूरत है। ऐसा नहीं है कि आप अपनी फैमिली वालों को शेयर करते फिर रहे हैं, नहीं, उससे कोई लाभ नहीं होगा। बच्चों तक, उन तक पहुंचना है वीडियो को जो बेनिफिट ले सके। ठीक है, तो आई होप आप चीजें समझ गए होंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एट द एंड मैं आपसे यही कहूंगा, आप सभी का सपोर्ट इसी तरीके से चाहिए इंजीनियर्स गेटवे को। इंजीनियर्स गेटवे हर समय आपके लिए बेहतर से बेहतर करने का प्रयास करता है, और ये आप लोगों का प्यार ही है जिस वजह से हमें मोटिवेशन मिलता है कि हम आप लोगों के लिए कुछ बेहतर करने की कोशिश करें। ठीक है, आप लोगों के फीडबैक, आप लोगों के सब्सक्रिप्शन नंबर जो हैं, यही हमें मोटिवेट करते हैं कि हम आप लोगों को अच्छे से अच्छी चीजें या इस नए तरीके से कुछ चीजें प्रोवाइड कराने की कोशिश करें कि जो आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल हो। ठीक है, तो चलिए अब मिलेंगे नेक्स्ट यूनिट के साथ क्वेश्चन आंसर की सीरीज में। तब तक कोई भी सजेशन, कोई भी कमेंट, किसी भी टॉपिक से, किसी भी वीडियो से रिलेटेड हो तो तुरंत आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। ठीक है, तो तब तक के लिए बच्चों थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।